हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है, सारे टॉपिक्स डिटेल्ड में डिस्कस कर लिए हैं। अब किसकी बारी है? अब हमको करने हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके चैप्टर 2 के। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। आंसर राइटिंग पैटर्न क्या होता है ये मैं आपको चैप्टर 1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो उसी पैटर्न को अपन आगे भी फॉलो करने वाले हैं। ओके, और इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी नीड टू यूज स्पेशल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में स्पेशल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूज करना क्यों जरूरी है? अब चैप्टर हमारा पूरा टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज पर ही है सोशियोलॉजी में, तो वही इन्होंने पूछा है कि उसको यूज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पैटर्न क्या था? सबसे पहले हम क्या लिखते हैं आंसर में जब भी स्टार्ट करते हैं? तो इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ 2 लाइन में बता देंगे कि सोशियोलॉजी क्या होती है, सोशियोलॉजी क्या होती है। ठीक है, देन आपने क्या लाइन लिखी? मैंने आपको बताया था जब हम बॉडी स्टार्ट करते हैं तो हमारी पहली लाइन ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमने क्या लिख दी? वी नीड टू यूज स्पेशल टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी बेटर। यानी कि हम सोशियोलॉजी में जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं उनकी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि उनसे हम सोसाइटी को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब कैसे समझ सकते हैं? तो सोशियोलॉजी में देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। सबसे पहली चीज़ तो सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं। अब जब हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं तो डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स होते हैं स्टडी करने के, मतलब हम बहुत सारे टाइप से सोशियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैक्स वेबर गेव इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। अब जैसे मैक्स वेबर हैं, तो मैक्स वेबर ने सोसाइटी को स्टडी करने के लिए किस चीज़ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी? इंडिविजुअल्स पे। यानी उनका कहना ये था कि आप इंडिविजुअल्स को अगर स्टडी करते हो तो फिर आप सोसाइटी को अच्छे से समझ पाओगे। देन एमाइल डर्किम, इन्होंने किस चीज़ पर कहा? इन्होंने कहा सोसाइटी एज अ होल। अगर आप सोसाइटी को समझना चाहते हो तो आपको पूरी की पूरी सोसाइटी को स्टडी करना पड़ेगा डिटेल्ड में। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से सोसाइटी को समझना चाहा। देन फॉर कार्ल मार्क्स द की कंसेप्ट्स वर क्लास एंड कॉन्फ्लिक्ट टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। फिर कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि अगर सोसाइटी को समझना है तो 2 चीज़ों से समझ सकते हो, एक तो क्लास से समझ सकते हो, एक कॉन्फ्लिक्ट से समझ सकते हो। कैसे? हमने देखा था कि उन्होंने क्या कहा था कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, जो भी गुड्स ऑफ प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है सोसाइटी में, तो उसमें आप कौन सी रोल प्ले कर रहे हो, आपकी क्या भूमिका है, इसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाता है कि सोसाइटी किस टाइप की है, सोसाइटी में कितनी क्लासेस हैं और सोसाइटी में कैसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट चलता है। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से समझना चाहा सोसाइटी को। वेयरएज एमाइल डर्किम, इन्होंने कहा कि सोशल सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव कंसाइंस वर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी को अगर समझना है तो क्या चीज़ समझो कि सोशल सॉलिडारिटी और कलेक्टिव कंसाइंस कैसी है, यानी कि एकजुटता समाज में किस तरीके की, कैसा लोगों का विवेक है, रीज़न है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यानी कि सोसाइटी को समझने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, और ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप सोसाइटी को अच्छे से समझ सकते हो। ये चीज़ उन्होंने बताया कि इसीलिए टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट जरूरी। अब दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कही कि देखिए हर एक सब्जेक्ट, हर एक डिसिप्लिन, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट, हर एक डिसिप्लिन की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स में अगर आप एटम को नहीं समझोगे तो आपको फिजिक्स भी समझ में नहीं आएगी अच्छे से, है ना। तो वैसे ही सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, तो उसमें भी अपनी टर्मिनोलॉजी है, उसका भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं। और अगर आपको सोसाइटी की रियलिटी को समझना है तो आप कब समझ पाओगे? जब आप इन की टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को समझोगे। हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि ये जो टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये की होते हैं उस सोसाइटी के लॉक को खोलने के लिए। यानी कि ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी के ऊपर जो है एक ऐसे ताला लगा हुआ है। ठीक है, अब इस ताले की चाबी कौन है? टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट। यानी कि टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट से ये सोसाइटी को आप, सोसाइटी की रियलिटी को आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोशियोलॉजी में, और इन्हें हमें यूज करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमको सोसाइटी को समझना है। ये आपको आंसर में इंक्लूड करना है। ठीक है,
Then next, there are different kinds of individuals and groups in society that leads to different concepts and idea. Therefore, we need special terms and concepts in sociology to differentiate it from our common sense knowledge of society. सेकेंडली, इसमें भी कॉमन सेंस की बात करिए. अगर आप इन दोनों पॉइंट को रीड करो, तो इसमें ये चीज़ दी है कि जो सोसाइटी होती है, अब जो सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं, और सब किसी के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, और हर कोई सोसाइटी को अपने कॉमन सेंस नॉलेज के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व कर रहा है. लेकिन सोशियोलॉजी में क्या हम कॉमन सेंस नॉलेज देखते हैं? ऑब्वियसली नहीं देखते. हम क्या चीज़ देखते हैं सोशियोलॉजी में कि भाई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी हम सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, ठीक है, कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, एंड जो भी एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्यों एग्जिस्ट कर रही है. कॉमन सेंस नॉलेज से अलग होती है सोशियोलॉजी, इसीलिए टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारे पॉइंट्स आपको अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करने हैं, जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताए. एंड देन आप कंक्लूड क्या करोगे, इसीलिए इन सारे रीजंस की वजह से सोशियोलॉजी में टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करना इम्पोर्टेंट है. क्लियर है? ठीक है, तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी यू मस्ट बी इंटरेक्टिंग विथ एंड इन डिफरेंट ग्रुप्स. एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, अब देखिए हम सभी समाज में रहते हैं, ठीक है, सामाजिक व्यक्ति हैं. तो जब आप एक सोसाइटी के मेंबर हो, ठीक है, जब आप सोसाइटी के मेंबर हो तो सोसाइटी में तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. तो उन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में, ठीक है, विथ, उन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में, एंड उन डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, इन, ठीक है, उन डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में और उन डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आप कैसे इंटरेक्ट करते हो, यानी डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी आप कैसे इंटरेक्ट करते हो. ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का. एंड देन हाउ डू यू सी दीज ग्रुप्स फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. अब इन ग्रुप्स को आप सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हो. अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूँ तो सारे क्वेश्चन में सिर्फ ये चीज़ बोली गई है कि आपको ग्रुप्स के बारे में बताना है, ठीक है, जो भी सोशल ग्रुप्स होते हैं. तो आप सबसे पहली चीज़ आप क्या बता दोगे यहाँ पे कि सोसाइटी में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, सोशल ग्रुप्स होते हैं, कासी ग्रुप्स होते हैं. सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, 2 लाइन में बता दिया. कासी ग्रुप्स क्या होते हैं, 2 लाइन में बता दिया. ठीक है, ठीक है, ये आपने इंट्रोडक्शन में लिख दिया. नाउ एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये अपन ने डिफाइन कर दिया है ना ग्रुप्स को, सोशल ग्रुप्स, ठीक है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ 2 or more person who interact with one another, have shared goals, interdependent and consider themselves as member of group. ठीक है, ये चीजें अपन डिस्कस कर चुके थे सोशल ग्रुप्स में. अब मेन चीज क्या है, मेन बॉडी क्या है, ये तो अपन ने इंट्रोडक्शन दे दिया थोड़ा सा. मेन बॉडी क्या है, विथ एंड इन डिफरेंट ग्रुप्स आप कैसे इंटरेक्ट करोगे. ठीक है, तो अब देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. अब आप पहले तो आपको 2 हेड्स के अंदर अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है. पहली चीज आपको बताना है कि विथ डिफरेंट ग्रुप्स आप कैसे इंटरेक्ट करोगे एंड इन डिफरेंट ग्रुप्स आप कैसे इंटरेक्ट करोगे. ठीक है, अब जैसे विथ डिफरेंट ग्रुप्स है तो कैसे हो सकता है, जैसे सपोज आपकी क्लास के एग्जाम्पल से समझते हैं दोनों को. ठीक है, ये एक क्लास है, ये एक पूरी क्लास अगर आप स्कूल में एज अ होल देखो, ठीक है, अगर आप स्कूल में, ये एक स्कूल है, जैसे सपोज ये एक स्कूल है, ठीक है, अब इस क्लास डिफरेंट क्लासेस हैं. स्कूल में तो बहुत सारी क्लासेस होती हैं. ठीक है, जब सपोज आप इस क्लास से हो, आप इस ए क्लास से बिलोंग करते हो, तो यानी कि आप इस एक पूरे ग्रुप के मेंबर हो, है ना, आप हो इस पूरे ग्रुप के मेंबर आप हो. सेकेंडली आपकी क्लास में आपके कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आपकी बेस्टीज हैं. ठीक है, तो ये जो है ये एक आपका हो गया, आपका अपना पर्सनल आपके फ्रेंड्स वगैरह का ग्रुप जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो. ठीक है, तो अब एक इस ग्रुप में ये क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी ग्रुप हो गया, ये आपके फ्रेंड्स वाला ग्रुप हो गया. ठीक है, फिर यहाँ पर ये वाला क्या हो गया, ये सेकेंडरी ग्रुप हो गया. तो अब क्या है, आप दोनों ग्रुप में हो, हैं हो तो आप दोनों ही ग्रुप में. तो इस ग्रुप के साथ में और इस ग्रुप के साथ में आपके प्राइमरी ग्रुप और आपके सेकेंडरी ग्रुप, ठीक है, आप ग्रुप में हो और डिफरेंट क्लासेस भी हैं. तो ये डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में आप कैसे इंटरेक्ट करने वाले हो. ठीक है, ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा विथ डिफरेंट ग्रुप्स. अब आप कैसे इंटरेक्ट करोगे, एक तो आप जब अपने इस बी वाले ग्रुप में हो, प्राइमरी ग्रुप में हो, फ्रेंड्स वाले ग्रुप में हो, तो यहाँ पर आपके रिलेशंस पर्सनल होंगे, ऑब्वियस है. दैट जब आप इस ग्रुप में हो तो पर्सनल रिलेशंस नहीं होंगे. तो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप कैसा होता है, ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है. एक और तरीके से देखें तो ये आपका इन ग्रुप हो गया, ये आपका आउट ग्रुप हो गया.
अब इन ग्रुप और आउट ग्रुप रिलेशन कैसा होता है ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है, ठीक है। यानी कि विथ डिफरेंट ग्रुप्स आप कैसे इंटरेक्ट करोगे ये आपको एक्सप्लेन करना है। एंड इन डिफरेंट ग्रुप, अब आप इन डिफरेंट ग्रुप्स में भी हो सकते हो। कैसे हो सकते हो? अब ये आपका स्कूल था, ठीक है। इस स्कूल में आपका एक ग्रुप है, आपके फ्रेंड्स के साथ में आपका एक ग्रुप है, और जहाँ पर आप रहते हो जो आपका घर है, तो घर के पास में भी आपके कुछ फ्रेंड्स वगैरह तो होंगे ही, ठीक है। तो एक ग्रुप आपका वो हो गया। फिर उसके बाद में जस्ट सपोज ये पूरे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस पूरे ग्रुप के, इन स्टूडेंट्स की एक एसोसिएशन है। यहाँ पर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं इस स्कूल से रिलेटेड, जो भी दिक्कतें हैं आपकी, वो सारी चीज़ें आप इन स्टूडेंट्स ग्रुप के साथ में मिलके जो है इंटरेक्ट करते हो, और पूरे स्कूल के साथ में, ठीक है, पूरे स्कूल साथ में। तो एक ग्रुप ये हो गया, दो ग्रुप ये हो गया, और ये तीसरा ग्रुप हो गया। तो इन डिफरेंट ग्रुप्स में आपकी रिलेशनशिप कैसी है? तो यहाँ पर आप पीयर ग्रुप को भी बता सकते हो, देन आप रेफरेंस ग्रुप को भी बता सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, मतलब सारे ग्रुप्स को आपको इन शॉर्ट इन ब्रीफ, ठीक है, आपको इस आंसर के अंदर एक्सप्लेन करना है। ये भी क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What have you observed about the stratification system existing in your society? अब आपकी सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन याद करो, जो अपन ने सारा कुछ पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। सारा कुछ याद कर लेना, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मीनिंग एंड बेसिक सिस्टम्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, सारा कुछ रिकॉल कर लिया अपन ने ये वाला आंसर देख, मतलब क्वेश्चन देख के। देन सेकेंड पार्ट क्या है? हाउ आर इंडिविजुअल्स लाइफ अफेक्टेड बाय स्ट्रैटिफिकेशन। तो सबसे पहले अगर अपन पहला पार्ट देखें तो पहले पार्ट में अपन को क्या बताना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है अपनी सोसाइटी के अंदर, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है। एंड सेकंड पार्ट है कि आपने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करी, मतलब अब आपने ऑब्जर्व करी तो ऑब्वियसली स्ट्रैटिफिकेशन तो है, तो इस स्ट्रैटिफिकेशन से कैसे इंडिविजुअल की लाइफ्स अफेक्ट होती हैं, ठीक है। इन दो पार्ट्स में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करोगे? इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में क्या बता दोगे? स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है। सो द टर्म स्ट्रैटिफिकेशन इज यूजुअली अप्लाइड टू स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्ड सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि सोसाइटी में कितने, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी होती है सोसाइटी के स्ट्रक्चर में। सोसाइटी में तो इनइक्वालिटी होती है, लेकिन सोसाइटी के स्ट्रक्चर में कैसे होती है ये आपको स्ट्रैटिफिकेशन में बताना है। फिर आपने ये बताना है कि आई हैव ऑब्जर्व्ड स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इन आवर सोसाइटी। ये हो गई वो आपकी फर्स्ट इफेक्टिव लाइन कि हाँ, टीचर को यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ इनने भैया स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम जो है ऑब्जर्व किया है। अब ये कैसे ऑब्जर्व किया है ये फिर आप अपने आंसर में पूरा एक्सप्लेन करोगे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो आप बताओगे कि जो भैया इंडियन सोसाइटी है उसमें बहुत सारे स्ट्रैटा हैं, है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटी है इंडियन सोसाइटी में। स्ट्रैटा इन हायरार्की अपन ने कैसे समझा था कि जो अर्थ के अंदर रॉक्स होते हैं उनमें भी लेयर्स होती हैं, वैसे ही इंडियन सोसाइटी में भी स्ट्रैटा है हायरार्की में। देन इकोनॉमिक डिस्पैरिटी लीडिंग टू क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम एक्सेट्रा प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रैटिफिकेशन इन इंडियन सोसाइटी। अब आप क्या बताओगे कि हमारे यहाँ इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, हमारे यहाँ सोशल इनइक्वालिटी है, फिर हमारे यहाँ पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, जितना कुछ अपन ने पढ़ा था, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं किसी के पास में नहीं होती है, देन कोई क्लास का फ़ायदा उठा पाता है, कोई नहीं उठा पाता, कोई अप जाता है डाउन, सोशल मोबिलिटी, सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें शॉर्ट में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे। आपने जितनी भी इनइक्वालिटीज़ देखी हैं सोसाइटी में, है ना, कि कास्ट के बेसिस पे होती है, फिर क्लास के बेसिस पे होती है, फिर पहले के टाइम में स्लेवरी भी होती थी, और क्या होता था आपका एस्टेट भी होता था, ये सारा आपने ब्रीफ में यहाँ पे बता देना है कि भैया हमने इतने टाइप्स की इनइक्वालिटी जो है सोसाइटी में देखी है। अब आपने सोसाइटी में इनइक्वालिटी ऑब्जर्व की है तो कैसे लोगों की लाइफ उससे अफेक्ट होती है ये आप नेक्स्ट पार्ट में बताओगे। यहाँ आप क्या बताओगे? देखो मैंने यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, वैसे ही 3-4 पॉइंट्स पर आप भी बताना। और अगर बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप चार्ट्स बनाते हो अपने आंसर में, चार्ट्स का भी यूज़ करते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, जैसे आपने देखा कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है, सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, ये तो हमने इनको बता दिया कि हाँ हमने ऑब्जर्व भी किया है। लेकिन अब हमने किन किन चीज़ों पे ऑब्जर्व किया है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन? तो हमने देखा है कि कास्ट के बेसिस पे होता है, क्लास के बेसिस पे भी होता है, फिर हमने देखा है कि रिलीजन बेसिस पे भी होता है स्ट्रैटिफिकेशन,
देन इकोनॉमिक बेसिस पे भी होता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, ठीक है, और पॉलिटिकल है। तो ऐसे आप अगर 5-6 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दो फ्लो चार्ट बना के कि इतने टाइप्स का सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमने ऑब्जर्व किया है सोसाइटी में, तो आप पहले ही देखो, यहाँ से आपको समझ में आ रहा है ना सारे पॉइंट्स देख के, कि फिर आपको याद भी आ जाएगा कि यहाँ कास्ट के बेसिस पे कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर क्लास के बेसिस पे कैसा होता है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप डिटेल में जाओगे तो एक ही को लिखते लिखते टाइम कंज्यूम हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो आप क्या करना, आप छोटा छोटा एक एक पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देना। फिर क्या पूछा गया है कि कैसे लाइफ्स अफेक्ट होती हैं इंडिविजुअल्स की, तो अपन बता दो कि भैया कास्ट का जब डिस्क्रिमिनेशन होता है कास्ट के बेसिस पे, तो डीप इम्पैक्ट होता है एक इंडिविजुअल पे भी और सोसाइटी पे भी। ये अपन ने कैसे देखा था ना, डिफरेंट कास्ट होती हैं, तो कैसे अनटचेबल्स को ट्रीट किया जाता था, और फिर कैसे जो बड़े लोग थे वो, मतलब जो बड़ी जाति के थे वो कैसे ट्रीट होते थे, ये सारा आपने इसमें बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म होती है, और उसके बाद में उसका जो स्टेटस है सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं अपना स्टेटस, उसका स्टेटस किस चीज़ से होता है, वो किस क्लास से बिलोंग करता है या वो किस पोस्ट पे है। लेकिन कास्ट क्या करती है, कास्ट एक इंडिविजुअल के स्टेटस को और डिटेल में समझा देती है। ये आपने यहाँ पे बता दिया कास्ट के बेसिस पे। देन आपने बता दिया रिलीजन के बेसिस पे। रिलीजन के बेसिस पे क्या होता है, एक सेंस ऑफ इनटॉलरेंस इंडिविजुअल्स के अंदर डेवलप कर जाती है, जब बहुत ज़्यादा हम अपने रिलीजन की तरफ मतलब बहुत मानने लग जाते हैं, और दूसरे के रिलीजन को जब हम कम देखने लगते हैं, ठीक है, हम अपने रिलीजन को बढ़ावा देते हैं, लेकिन किसी और के रिलीजन को हम एक मतलब बुरी नज़र से देखते हैं, हमको वो रिलीजन अच्छा नहीं लगता, हम उस रिलीजन के लोगों को ही बुरी नज़र से देखने लगते हैं। तो एक सेंस ऑफ इनटॉलरेंस हमारे अंदर जनरेट हो जाता है। कैसे कि हम उनकी चीज़ों को बिल्कुल सहन नहीं कर पाते, हमको ऐसा लगता है ये चले जाए यहाँ से, ये इनकी सोसाइटी से खत्म हो जाए। अपन इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ ऑब्जर्व करते ही हैं। तो ये एक चीज़ आपने बता दी। एंड इट अफेक्ट्स सॉलिडेरिटी एंड एम्पैथी विद इन द सोशल पैरामीटर। सोसाइटी में जो सॉलिडेरिटी, एकजुटता है, सभी एक साथ रहते हैं, ठीक है, वो एक चीज़ इस रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से अफेक्ट होती है। नेक्स्ट हमने बता दिया कि रीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, इन सारी चीज़ों पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और इनसे क्या होता है, लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन थॉट एंड लैंड इन पर्टिकुलर। जो भी एक सोसाइटी के थॉट्स होते हैं, जब हम रीजन और रेस के बेसिस पे करते हैं, तो सोसाइटी में क्या होता है, थॉट एंड लैंड इन पर्टिकुलर, यानी इन चीज़ों के बेसिस पे डिसइंटीग्रेशन होता है। सोसाइटी एक तरीके से डिवाइड और ज़्यादा हो जाती है, एंड सॉलिडेरिटी, सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक एकजुटता जो है वो नहीं रहती है, ठीक है। तो ये आपको पूरा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाले आंसर में एक्सप्लेन करना है। कोशिश कीजिए फ्लो चार्ट्स बनाइए, पॉइंट्स में आंसर लिखिए, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे पॉइंट्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जितना मतलब आप आंसर में नहीं लिख सकते हो, उससे ज़्यादा पॉइंट्स इसमें यूज़ कर सकते हो। जितना एक्सप्लेन नहीं करोगे तो पॉइंट्स यूज़ करोगे तो ऑलरेडी आंसर दिख जाएगा, ठीक है, कि आप क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करने वाले हो। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज सोशल कंट्रोल। सबसे पहले सोशल कंट्रोल क्या है, तो डेफिनेशन उसी की लिख दी कि सोशल कंट्रोल क्या होता है, इंट्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है। डू यू थिंक द मोड्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी आर डिफरेंट, डिस्कस। यानी क्या पूछा है, मोड्स ऑफ सोशल कंट्रोल इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी आर डिफरेंट। सबसे पहले तो बताना कि मोड्स ऑफ सोशल कंट्रोल क्या होते हैं, क्योंकि ये चीज़ आंसर में रिफ्लेक्ट कर रही है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या डिफरेंट स्फीयर्स में, सोसाइटी के डिफरेंट स्फीयर्स में डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल कंट्रोल किया जाता है। इस चीज़ को अपन को डिस्कस करना, मतलब मेन चीज़ें क्या होगी, पहले तो बता दिया सोशल कंट्रोल, देन मोड्स ऑफ सोशल कंट्रोल, शॉर्ट में मेन बॉडी क्या है, क्या डिफरेंट स्फीयर्स में ऑफ सोसाइटी डिफरेंट तरीके से सोशल कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या याद कर लिया अपन ने, सबसे पहले तो सोशल कंट्रोल लिख दिया, फिर अपन ने बता दिया कि मोड्स ऑफ सोशल कंट्रोल शॉर्ट में, कि कितने मोड्स होते हैं सोशल कंट्रोल के, तो भैया फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। फॉर्मल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, इनफॉर्मल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। देखो एक्सप्लेन यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे जस्ट बताओगे कि फॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या होता है, तो कोडिफाइड, सिस्टमैटिक एंड ऑफिशियल मोड ऑफ कंट्रोल। अनऑफिशियल सॉरी इनफॉर्मल क्या हो गया आपका, पर्सनल, अनऑफिशियल, अनकोडिफाइड सिस्टम ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल शॉर्ट में फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। अब क्वेश्चन मेन जो बॉडी है वो क्या है, डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी या डिफरेंट क्या सोशल कंट्रोल है, तो क्या लिखा, यस
ठीक है, ये यस बताता है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहे हो आंसर में। सो यस, द मोड्स ऑफ सोशल कंट्रोल आर डिफरेंट इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ सोसाइटी। डिफरेंट स्फीयर्स में डिफरेंट काइंड का सोशल कंट्रोल होता है। कैसे होता है? फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, सैंक्शन के थ्रू होता है, डेविएंस के थ्रू होता है। अब फिर कैसे कैसे होता है ये अपन एक्सप्लेन करेंगे कि जब आप जो है अपने फॉर्मल स्फीयर में हो, जब आप बिजनेस में हो, अपने ऑफिस में हो, अपने ऑफिशियल स्फीयर में हो, तो फॉर्मली यानी लॉ एंड स्टेट के थ्रू आपके ऊपर सोशल कंट्रोल किया जाता है। ये एक डिफरेंट स्फीयर है। देन जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है, इनफॉर्मल स्फीयर में हो, जब आप अपनी पर्सनल लाइफ में हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में हो, रिलेटिव्स के साथ में हो, तो वहाँ पर इनफॉर्मली सोशल कंट्रोल किया जाता है। कैसे किया जाता है? स्माइल्स के थ्रू, लाफ्टर, मेकिंग फेसेस, गॉसिप्स, इन सारी चीज़ों के थ्रू हमारे ऊपर इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल किया जाता है। कहाँ पे? पर्सनल स्फीयर में। तो जितने एग्जाम्पल्स अपन ने डिटेल में स्टडी किए थे वो सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मतलब डायरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताना है, मेन पॉइंट्स बताना है। फिर जैसे कैसे सोशल कंट्रोल किया जाता है ये तो अपन बता ही रहे हैं, और डिफरेंट स्फीयर्स इसमें मेंशन कर दी। तो रिलीजियस स्फीयर, अब रिलीजियस स्फीयर में कैसे सोशल कंट्रोल किया जाता है? सो इज प्राइमरी डोमिनेटेड बाय द रिलीजियस आइडियोलॉजीज, बिलीव्स मस्ट बी सब्जेक्ट टू रिलीजियस लेजिटिमेसी। जब आप रिलीजियस स्फीयर में हो तो आप किसी रिलीजन को बिलीव करते हो, तो आपके जो बिलीव्स हैं, आपकी जो सारी चीज़ें हैं, वो रिलीजियस आइडियोलॉजीज के थ्रू, रिलीजियस टीचर्स के थ्रू आपकी अपनी आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। ये एक हो गया। देन कास्ट बेस्ड सोसाइटी है तो सोशल कंट्रोल कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, जिसमें अपन ने खाप पंचायत वगैरह वाला एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हो। देन रेस के बेसिस पे है तो फिर इंडिजिनस और नेटिव्स, ये वाली चीज़, यानी कि डिफरेंट काइंड से सोशल कंट्रोल हमारे ऊपर किया होता है। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें जो है मेंशन कर सकते हो। डिफरेंट कस्टम्स के थ्रू, ट्रेडिशंस के थ्रू, रिचुअल्स के थ्रू, रूल्स रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें, जितने भी तरीके का सोशल कंट्रोल आपके ऊपर आज तक होता जा रहा है वो सारी इसके अंदर आपको मेंशन कर देना है। 4 क्वेश्चंस हो गए हैं। 5th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया है वो है आइडेंटिफाई द डिफरेंट रोल्स एंड स्टेटस दैट यू प्ले एंड आर लोकेटेड इन। डू यू थिंक रोल्स एंड स्टेटस चेंज? डिस्कस व्हेन एंड हाउ दे चेंज। अब आप सोचोगे मैम आपने तो यहाँ पे आंसर ही नहीं लिखा है, क्योंकि ये आंसर आपको खुद लिखना है। ठीक है, ये आंसर आपसे पूछा गया है, आपकी अपनी, मतलब आपकी कैसी थिंकिंग है, आपकी क्या थॉट है, उस चीज़ को आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। पर अपन क्वेश्चन को समझ लेते हैं और मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ कि कैसे अपन करने वाले हैं। क्या पूछा है कि डिफरेंट रोल्स एंड स्टेटस जो आप प्ले करते हो अपनी पूरी लाइफ टाइम में, एंड क्या आपको लगता है कि रोल्स एंड स्टेटस चेंज होते हैं, और अगर होते हैं तो कब होते हैं और कैसे होते हैं। तो देखो इसमें क्या बता देना, स्टेटस सेट और स्टेटस सीक्वेंस बता देना कि हाँ, एक ही इंडिविजुअल एक ही टाइम पे एक तो ढेर सारे स्टेटस एंड रोल प्ले कर रहा होता है, और दूसरा अपनी पूरी लाइफ टाइम में सीक्वेंशियली डिफरेंट रोल्स एंड स्टेटस प्ले कर रहा होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, आज आप स्टूडेंट हो तो आज आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके थ्रू हैं? आपके टीचर्स के थ्रू हैं, या फिर आप जो भी आपकी पढ़ाई लिखाई इन सारी चीज़ों की तरफ है। देन उसके बाद में आप किसी के सन हो या किसी के डॉटर हो तो आपकी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने पेरेंट्स की तरफ भी हैं। तो अब आप स्टेटस आपका चेंज स्टूडेंट से एक टाइम के बाद में चेंज तो हो जाएगा जब आप जॉब वगैरह करने लगोगे तो, लेकिन जो आपके सन या डॉटर का स्टेटस है ये कभी चेंज नहीं होगा। आप सन और डॉटर तो ऑब्वियस रहोगे ही किसी ना किसी के। देन उसके बाद में जब आप जॉब करने लग जाते हो तो आपकी प्रोफाइल उस अकॉर्डिंग हो जाती है, आपको एक स्टेटस वो भी मिल जाता है। अगर आप डॉक्टर बन जाते हो तो आपको डॉक्टर का स्टेटस मिल जाता है। उसके बाद में आपकी शादी हो गई तो आपको हस्बैंड या वाइफ का स्टेटस मिल गया। देन आपके बच्चे हो गए तो आपको फादर या मदर का स्टेटस मिल गया। यानी कि स्टेटस एंड रोल डिफरेंट होते हैं, चेंज भी होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस आंसर के अंदर डिस्कस करनी है। सेल्फ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन है, इसीलिए आपको खुद लिखनी है सारी चीज़ें। अब आप किस वे में लिखोगे ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। आई होप सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे, और उसके अंदर क्या क्या आंसर्स इंक्लूड करने हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो आपको गूगल पे एंटर करना है magnetbrains.com। देन आप इसको एंटर करोगे तो आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। देन आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने
किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस, सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। अब आपको इसमें जिस भी क्लास का लेक्चर स्टडी करना है, आप उस क्लास पे क्लिक करोगे तो सारे कोर्सेज जो हैं आपके सामने ओपन हो जाएंगे। जैसे सपोज आपको क्लास 11 पढ़ना है तो आप क्लास 11 पे क्लिक करोगे और ये सारे वीडियोस आपके सामने जो हैं दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर आप इसको स्क्रॉल करो, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है। जैसे सपोज आपको क्लास 11 का सोशियोलॉजी स्टडी करना है, आप स्क्रॉल करो, क्लास 11 सोशियोलॉजी पे टच करोगे तो आपके सामने ऐसे पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखो, आपको चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस यहाँ पे, सॉरी चैप्टर वाइज सारे बुक्स के अकॉर्डिंग वीडियोस यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब आप जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी बुक के अंदर जो भी चैप्टर आपको स्टडी करना है, आप उस पर क्लिक करिए। ठीक है, तो उस चैप्टर के अंदर जितने भी पार्ट्स है, ओवरव्यू है, व्हाट इज सोशियोलॉजी एंड डिफरेंट सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। जस्ट सपोज आपको चैप्टर 1 स्टडी करना, आपने इस पर क्लिक करा और आपको इसमें से व्हाट इज सोशियोलॉजी वाला जो लेक्चर है वो स्टडी करना है, आप उस पर क्लिक करिए, ये आपके सामने चैप्टर ओपन हो जाएगा, सॉरी वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर आप इस वीडियो को देखिए, मतलब जो भी आपको वीडियो देखना है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, आप यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करिए, नेक्स्ट वीडियो प्ले हो जाएगा। आपको ये वीडियो नहीं देखना है, दूसरा देखना है, आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, दूसरा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दूसरे वीडियो पे आप जा सकते हो। ठीक है, सो इस तरीके से आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को आप एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस करना है और चैप्टर के कैसे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को आपको सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हे गाइस, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, दिस इज सलोनी पांडे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर 2 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस डिस्कस कर लिए थे। अब हम चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। हम वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स करेंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर्स के साथ में। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज नीड ऑफ टर्मिनोलॉजी इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में टर्मिनोलॉजी की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या नीड है, ये चीज अपन ने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में भी की ही थी। यहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट में बताना है, तो वर्ड लिमिट्स के अंदर ही आंसर को लिखिएगा, है ना। इफेक्टिव लाइंस यूज करिए कि पढ़ने से समझ में आए कि इसके अंदर आप बहुत कुछ जो है एक्सप्लेन कर रहे हो, एक लाइन से आप बहुत कुछ बता रहे हो। ठीक है, सो आवर डिसिप्लिन मस्ट हैव टर्मिनोलॉजी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर वेरी वेल। क्या चीज़ अपन ने डिस्कस करी थी कि हर एक डिसिप्लिन में अपनी टर्मिनोलॉजी होती है। टर्मिनोलॉजी क्यों होती है, सब्जेक्ट को डिटेल में समझने के लिए, सब्जेक्ट के साथ में फैमिलियर होने के लिए। वैसे ही सोशियोलॉजी में भी टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत है सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए। देन sociology needs terminology because its subject matter is familiar and many common sense words create ambiguity। सोशियोलॉजी में हमको सोसाइटी की रियलिटी को समझना है और सोसाइटी में ढेर सारे इंडिविजुअल्स रहते हैं जो अपने कॉमन सेंस नॉलेज को यूज़ करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, लेकिन हमको सोशियोलॉजी को कॉमन सेंस नॉलेज नहीं बल्कि साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू अंडरस्टैंड करना है, इसीलिए टर्मिनोलॉजी को भी समझना इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why there is a need of concepts in sociology। अब टर्मिनोलॉजी तो इसलिए जरूरी है, कॉन्सेप्ट्स क्यों जरूरी है। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अवधारणा, हिंदी में कॉन्सेप्ट्स को अवधारणा बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी में इसलिए जरूरी है बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द कंसर्न ऑफ सोशल थिंकर्स। कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, जैसे आपके सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो गया, ठीक है, ये भी आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, सोशल ग्रुप्स हो गए आपके, तो इन सभी के थ्रू सोशल थिंकर्स का क्या कंसर्न है, वो किस चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा चिंतित है, तो ये चीज़ समझना है तो कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। Then to understand and measure the social changes that shift from pre-modern to modern world। अब हम प्री मॉडर्न से मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुके हैं, पहले हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में थे, देन अब हम मॉडर्न सोसाइटीज़ में आ गए, तो किस तरीके से सोशल चेंजेस हुए हैं उन्हें समझने के लिए सोशियोलॉजी के कंसेप्ट्स को समझना भी इम्पोर्टेंट है। यानी टर्मिनोलॉजी सब्जेक्ट मैटर को समझने के लिए एंड जो शिफ्ट हुआ है सोशल चेंजेस उसको समझने के लिए कंसेप्ट, इनको समझना इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट डू यू मीन बाय सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप क्या होते हैं अपन तो बड़े अच्छे से जानते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ 2 or more persons interact, share common interest and sense of loyalty or belongingness within a given society। ठीक है, क्या होते हैं सोशल ग्रुप्स, जो 2 और मोर पर्सन्स का एक ग्रुप होता है, कंटिन्यूसली एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हैं, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग एक जैसी होती है, उनका एक एम जरूर होता है। ये एक चीज आप जरूर इसमें नोट करिएगा
कि जो सोशल ग्रुप होते हैं उनका अपना एक एम होता है, उनका अपना एक गोल होता है जिसके लिए वो साथ में इकट्ठे हुए हैं। एंड उनके बीच में क्या होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। उनके बीच में क्या होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और उनके अंदर वी फीलिंग होती है। ठीक है, ये 2-4 पॉइंट्स और इसमें ऐड कर दीजिएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एग्रीगेट्स इन रिलेशन टू सोशियोलॉजी। अब एग्रीगेट्स क्या होते हैं, देखो सोशल ग्रुप्स जो अभी अपन ने डिस्कस किया प्रीवियसली, वो एग्रीगेट्स क्या होते हैं, कलेक्शंस ऑफ पीपल हु टेम्पररीली शेयर द सेम फिजिकल स्पेस, यानी कि उनके बीच में वी फीलिंग नहीं है, उनका कोई एक अपना एम नहीं है, वो एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे के कॉमन इंटरेस्ट वो शेयर नहीं करते, लेकिन क्या है कि वो एक फिजिकल स्पेस को शेयर कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। तो ये हो जाते हैं आपके एग्रीगेट्स। They do not see themselves as belonging together and thus do not have continuous interaction। ठीक है, क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ में बिलोंग नहीं करते हैं और इसीलिए उनके बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, पीपल गैदरिंग एट रेलवे स्टेशन, पीपल गैदरिंग आउटसाइड द मूवी हॉल। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए एग्रीगेट्स के। देन व्हाट इज अ कासी ग्रुप। कासी ग्रुप क्या होता है, तो कासी ग्रुप इज एन एग्रीगेट और कॉम्बिनेशन दैट लैक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन। कासी ग्रुप क्या होते हैं, एग्रीगेट्स ही होते हैं ना, जिनके बीच में वी फीलिंग नहीं होती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, कॉमन इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे सभी ग्रुप्स को हम कासी ग्रुप कहते हैं या कलेक्टिव ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, इनके क्या होता है, इनमें कोई एक स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। अब ये सभी साथ में नहीं होते, इंटरेक्शन नहीं है तो ऑब्वियसली कोई कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एंड इनके जो मेंबर्स होते हैं वो अनअवेयर होते हैं इस ग्रुप के एग्जिस्ट करने के। जैसे जब आप रेलवे स्टेशन पे ट्रेन का वेट कर रहे होते हो और वहाँ पे और भी ढेर सारे पैसेंजर्स प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहे होते हैं, तो क्या आप सभी एक दूसरे को जानते हो? ऑब्वियसली नहीं जानते हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि हम सभी एक ग्रुप हैं? नहीं लगता है। या फिर अगर हम हैं भी तो इस चीज़ से हम ज़्यादातर अवेयर नहीं होते कि हम सभी इकट्ठा एक ग्रुप के फॉर्म में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हो जाते हैं आपके कासी ग्रुप्स। देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो वेरी शॉर्ट आंसर है, बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, आपको लिखने में भी ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। और इस चैप्टर से, इस पूरे चैप्टर 2 से बहुत ऐसे चांसेस हैं कि आपको शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर्स ही आएंगे। लॉन्ग तो बहुत कम, मतलब एक आधी क्वेश्चन अगर है कि आएगा तो, नहीं तो इसमें से शॉर्ट आंसर्स आने की ज़्यादा संभावना है। देन व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी ग्रुप। इस चैप्टर में ना बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। प्राइमरी ग्रुप हो गया, सेकेंडरी ग्रुप हो गया, तो आप बड़े छोटे छोटे से समझ भी लोगे, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज प्राइमरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड कोऑपरेशन। ठीक है, आप क्या करना, आप इस चैप्टर को जब रीड करोगे तो आप ना नोट्स बना लेना। जैसे आपने लिखा कि प्राइमरी ग्रुप, तो प्राइमरी ग्रुप के क्या फीचर्स होते हैं, पूरी ऐसे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप आंसर में लिखोगे ही। आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लो कि क्या होता है, स्मॉल ग्रुप होता है, फिर उसके बाद में यहाँ पे कैसे रिलेशंस होते हैं, तो यहाँ पे होते हैं भैया पर्सनल रिलेशंस। तो आप ऐसे जब पॉइंट्स लिख लोगे तो जैसे ही आपको मान लो प्राइमरी ग्रुप पढ़ना है, याद नहीं आ रहा, आपने नोट्स खोले, देखा ओ प्राइमरी ग्रुप के ये पॉइंट्स होते हैं, आपको तुरंत याद आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, तो प्राइमरी ग्रुप क्या हो गया, फेस टू फेस एसोसिएशन, इंटरेक्शन, कोऑपरेशन, मेंबर्स ऑफ ग्रुप हैव सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये हो जाते हैं आपके प्राइमरी ग्रुप। देन व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी ग्रुप। व्हाट आर सेकेंडरी ग्रुप्स, लार्ज इन साइज, पूरा अपोजिट है ना, प्राइमरी ग्रुप के पूरा अपोजिट, फॉर्मल एंड इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स एंड दे आर गोल ओरिएंटेड। इनका एक अपना गोल होता है, उसे अचीव करने के लिए ये सभी साथ आए होते हैं, गोल खत्म, ग्रुप भी खत्म। देन व्हाट्स नेक्स्ट, नेक्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएशन। अब देखिए एसोसिएशन क्या होता है, तो एसोसिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड सोसाइटी इन सोशियोलॉजी। एसोसिएशन को हम सोसाइटी भी बोलते हैं सोशियोलॉजी में। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्पस के लिए ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं। ठीक है, या उनके कुछ लिमिटेड पर्पसेस हैं, उन पर्पस को जब वो पूरा कर लेंगे तो वो एसोसिएशन जो है अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये होता है आपका एग्जाम्पल एसोसिएशन का। लाइक फॉर एग्जाम्पल ट्रेड यूनियंस जो होती हैं वो आपके एसोसिएशंस में आ जाएंगी। ठीक है, तो सेकेंडरी के आसपास ही हैं ग्रुप्स, बट डिफरेंट, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ में। देन व्हाट इज पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप प्राइमरी ग्रुप की ही तरह होते हैं,
इनके बीच में क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स हु आर आइदर ऑफ सिमिलर एज और इन कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप। बस एक ही डिफरेंस है प्राइमरी और पीयर ग्रुप में कि यहाँ पर जो ग्रुप क्रिएट हो रहा है वो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर एज या कॉमन प्रोफेशनल ग्रुप। लाइक फॉर एग्जांपल आपके क्लास में आपके फ्रेंड्स का ग्रुप जिसमें आप भी इंक्लूडेड हैं, या फिर बिजनेस में एक ऑफिस में कुछ 5-6 कलीग्स हैं, उनका एक अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के साथ में ग्रुप बन जाता है, वो पीयर ग्रुप हो जाता है। देन व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज व्हाट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस इन विच देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज। सोसाइटी के स्ट्रक्चर में जब इनइक्वालिटीज होती हैं तो हम उसको सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहते हैं। ये भी क्लियर है आपको? इसमें मतलब ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक एक 2-2 लाइन लिखी है, आप थोड़ा सा और अपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग, अगर 50 वर्ड्स का है तो उतना लिखना है, 30 वर्ड्स का है तो उतना लिखना है, 100 वर्ड्स का है तो उस अकॉर्डिंग आंसर को फ्रेम करना है। क्या इसमें आप इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे? एग्जाम्पल्स इंक्लूड करने हैं। अब यहाँ पे चार्ट वर्ड बनाने का तो कोई मतलब नहीं है, चार्ट में आप बहुत छोटा सा कर सकते हो। जैसे सपोज क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज टाइप्स ऑफ ग्रुप, तो आपने क्या लिखा? वेरी शॉर्ट में आ जाता है जस्ट सपोज टाइप्स ऑफ ग्रुप क्या होते हैं। अब आप क्या करो, ऐसे टाइप्स ऑफ ग्रुप का एक ऐसे चार्ट टाइप बना दो। इधर लिख दो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होते हैं, यहाँ पर आप लिख दो कम्युनिटी एंड एसोसिएशन या सोसाइटी होते हैं, इन ग्रुप होते हैं, आउट ग्रुप होते हैं, पीयर ग्रुप होते हैं एंड रेफरेंस ग्रुप होते हैं। ठीक है, देखो कितनी अच्छी सुंदर राइटिंग में लिखा है मैंने। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, आप ऐसे चार्ट वार्ट बना सकते हो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो। लेकिन फिर उसको अगर आप एक्सप्लेन करो तो बिल्कुल एक एक लाइन में कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप ये होते हैं, फिर ये ग्रुप ये होते हैं, ऐसा करके बिल्कुल शॉर्ट में अपन को आंसर को एक्सप्लेन करना है। नाउ आई होप आपको वेरी शॉर्ट आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। एंड अब हम ये भी समझ लेते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को आपको कैसे एक्सेस करना है। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको गूगल में एंटर करना है magnetbrains.com। देन आप इसको एंटर करोगे एंड आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आप इसको स्क्रॉल करिए तो आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। अब ये सारे कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल है। अब आपको जिस भी क्लास का लेक्चर देखना, आप उस क्लास पे क्लिक करिए, उस क्लास के सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। जैसे सपोज आपको क्लास 11 का देखना, आपने क्लास 11 पे क्लिक कर दिया। अब जब आपने क्लास 11 पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्लास 11 के सारे कोर्सेज आपके सामने ओपन हो गए। ठीक है, आपने इसको स्क्रॉल करिए, आपको जो भी कोर्स जो भी लेक्चर पढ़ना है। ठीक है, आपको जैसे सपोज क्लास 11 का सोशियोलॉजी पढ़ना, आपने स्क्रॉल किया, सोशियोलॉजी पे क्लिक करा, देन आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो, आपको चैप्टर वाइज वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं। सारे सब जो भी जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी बुक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चैप्टर वाइज वीडियोस हैं। आप किसी भी लेक्चर पे क्लिक करिए, उसके अंदर जितने भी वीडियोस हैं वो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएंगे। फिर उसमें आपको जो भी पढ़ना है आप उस वीडियो पर क्लिक कर लीजिए। सपोज आपको ओवरव्यू, व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है चैप्टर 1 के अंदर, आपने इस पर क्लिक किया, उसके सब टॉपिक्स में से जिस भी टॉपिक को पढ़ना है, जैसे सपोज आपको पढ़ना है व्हाट इज सोशियोलॉजी, आपने उस पर क्लिक किया, ये वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर आपको इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो देखना है, आप यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। आपको ये वीडियो नहीं देखना है, दूसरा वीडियो देखना है, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, दिस इज सलोनी पांडे। पार्ट 1 में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 है। इसमें हम वेरी शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। So first question is, what is mean by functionalism? Functionalism is a theoretical perspective propounded by Durkheim, Emile Durkheim। ये नाम याद रखना आपको कि functionalism का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, Emile Durkheim ने। क्वेश्चन में पूछा गया कि functionalism क्या होता है, तो पहली चीज आप क्या बता दोगे कि functionalism का कॉन्सेप्ट Emile Durkheim ने दिया है, and which is based on the notion that social events can be explained in terms of the functions they perform। तो functionalism थ्योरी क्या कहती है कि आप social events को कैसे समझ सकते हो, सोशल इवेंट्स कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म। कैसे सोसाइटी में फंक्शंस होते हैं, सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, उसके अकॉर्डिंग आप सोशल इवेंट्स को समझ सकते हो। ठीक है, मतलब सोसाइटी में कैसे फंक्शनिंग हो रही है, कैसे सोसाइटी वर्क कर रही है, ये सारी चीज़ों को समझोगे तो सोशल इवेंट्स कैसे हुए, क्यों हुए, ये चीज़ समझ जाओगे। फंक्शनलिस्ट थ्योरीज जनरली किस चीज़ में बिलीव करते थे कि सोसाइटी
फंक्शन करती है जब उसमें थोड़ी बहुत डाइवर्सिटी होती है, इनइक्वालिटी होती है। अगर इनइक्वालिटी या डाइवर्सिटी नहीं होगी, क्लास कास्ट, स्पेशली क्लास को फोकस करती है कि अगर क्लास ही नहीं होगी तो सोसाइटी वर्क नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए सोसाइटी कैसे परफॉर्म करती है ये चीज़ से हम सोशल इवेंट्स को समझ सकते हैं, ये फंक्शनलिज्म कहता है। ठीक है, तो ये आंसर आपको इसके अंदर लिखना है इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो। देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन सोशियोलॉजी, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस। अब स्टेटस मतलब क्या बताया था मैंने आपको, पोजीशन। अब आप इसी को डिफाइन कर दीजिए। स्टेटस रेफर्स टू द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ ग्रुप और इन अ सोसाइटी। एक इंडिविजुअल क्या पोजीशन होल्ड करता है एक ग्रुप में या फिर एक सोसाइटी में, ये चीज क्या होती है, आपका स्टेटस होती है। एंड ईच स्टेटस हैज सर्टेन डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज असाइन्ड टू इट। और हर एक स्टेटस के साथ में कुछ राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं, एंड कुछ ड्यूटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। एग्जाम्पल मदर, ठीक है, मदर का एग्जाम्पल हमने इसमें देखा था। एग्जाम्पल के साथ में ये पॉइंट्स आप कोट कर दीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटस का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा वेरी शॉर्ट में। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय रोल। अब रोल क्या होता है, सो ये चीज हमने देखी थी कि स्टेटस एंड रोल दोनों ट्विन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, तो रोल क्या है, रोल रिफर्स टू स्पेसिफिक फंक्शंस दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन अ सोशल ग्रुप। एक पर्सन सोशल ग्रुप के अंदर कैसे अपना वर्क करेगा, कैसे अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग अपना रोल परफॉर्म करेगा, या उसको कैसा रोल परफॉर्म करना चाहिए, कैसा उसको फंक्शन करना चाहिए, ये उसके रोल को डिफाइन करता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड फंक्शंस। देन एवरी स्टेटस होल्डर इज अ रोल परफॉर्मर। जिसके भी पास में स्टेटस होता है वो रोल परफॉर्मर होता ही होता है। सो ये होता है रोल। देन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल कंट्रोल। सो सोशल कंट्रोल क्या होता है, इट इज अ कॉन्सेप्ट विच रेफर्स टू वेरियस मीन्स या वेरियस डिवाइसेस, या बहुत सी ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी या प्रोसेसेस जो कि सोसाइटी यूज करती है enforcing values and patterns used by the society to bring its disobedient unruly members back into the line। जो भी सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहा है, सोसाइटी से डेविएट हो रहा है, जो भी अनरूली मेंबर्स हैं, ठीक है, जो एक लाइन चल रही है, उस लाइन में जो भी मेंबर वर्क नहीं कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो इन सभी को सोशल कंट्रोल के थ्रू इस लाइन पे वापस लाया जाता है। ठीक है, सो डिसओबीडियंट अनरूली मेंबर्स को बैक इन लाइन लेके आना है। कैसे, कुछ वैल्यूज एंड कुछ पैटर्न्स को उनको फॉलो करवाना है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज होते हैं, इन सभी को फॉलो करवाना है। सोसाइटी कैसे वर्क करती है ये चीज उनको समझानी है। ठीक है, इस तरीके से सोशल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट इवॉल्व्ड अप होता है। तो सोशल कंट्रोल क्या है, कॉन्सेप्ट है, टर्म नहीं है। ये भी चीज आप एक देखते चलिएगा कि सोसाइटी में क्या टर्म्स हैं एंड क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आपका टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। देन व्हाट इज सैंक्शन। अब सैंक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सैंक्शन इज अ मोड ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट विच रेनफोर्सेस सोशली एक्सपेक्टेड फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। सैंक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एनी सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल डिपेंड्स ऑन सैंक्शन। ठीक है, सैंक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सिर्फ रोक लगाना नहीं होता, बल्कि प्रोत्साहन देना या रिवार्ड देना भी होता है। आपने जो भी सोसाइटी के लिए वर्क किया है, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको रिवार्ड दिया जाएगा, अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो या सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हो तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, उसे सैंक्शन कहा जाता है। इससे हम क्या करते हैं, हम एक इंडिविजुअल से या एक ग्रुप से जैसा भी बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं, हम उसको उस अकॉर्डिंग रेगुलेट कर पाते हैं इन डिवाइसेस के थ्रू। देन व्हाट डू यू मीन बाय डेविएंस। अब डेविएंस क्या होता है, डेविएट करना है ना, जिस पाथ पे हम चाहते हैं कि कोई चले उस पाथ पे नहीं चल रहा, डेविएट कर रहा, उसे डेविएंस कहते हैं। रिफर्स टू मोड ऑफ एक्शन which do not conform to the norms or values held by most of the members of a group or a society। सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, वो सभी एक तरीके का नॉर्म्स, बिहेवियर, पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो सोसाइटी का होता है। लेकिन जो एक इंडिविजुअल, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डेविएट कहते हैं। मतलब वो डेविएट हो रहा है सोसाइटी से। डेविएंस क्या है, मोड ऑफ एक्शन। आप एक एक्शन ले रहे हो जिसमें आप सोसाइटी के अगेंस्ट जा रहे हो। तो ये डेफिनेशन आपको इसके अंदर लिखनी है। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, वेरी शॉर्ट में आ सकता है। एंड यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज बनने के भी चांसेस है, क्योंकि छोटी चीज़ों का आप समझ लोगे तो एमसीक्यूज भी आप फिल अप कर पाओगे। देन हाउ इज क्लास स्ट्रैटिफिकेशन डिफरेंट फ्रॉम कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन। अब देखो क्या पूछा है कि क्लास
स्ट्रैटिफिकेशन कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन से कैसे कैसे डिफरेंट है। क्लास स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, जिसमें डिफरेंट क्लासेस होती हैं, अपन ने पढ़ा था, रिच क्लास, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, लेबर क्लास, ये सारी क्या होती हैं, क्लासेस होती हैं, हर एक सोसाइटी में होती हैं। देन कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन यानी कि आपकी जाति के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, जिसमें कि जैसे पहले के टाइम में होता था ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, अनटचेबल्स। आज के टाइम में भी ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब कैसे थोड़ा जनरलाइज्ड फॉर्म हो गया है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी कैटेगरीज के अंदर कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये कास्ट का बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन क्लास डिस्क्रिमिनेशन से कैसे अलग है। सो देखिए, कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन इज बेस्ड ऑन वंस इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस। आपका क्या इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस है, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास डिटरमाइन की जाती है। वेयरएज कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन इज ओपन टू ऑल, बट कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन प्रिवेंट्स एडमिशन ऑफ अदर कास्ट मेंबर्स। लेकिन जो कास्ट स्ट्रैटिफिकेशन है वो ओपन है, यानी कि इसमें अपन ने जो चीज़ें डिस्कस करी थी प्रीवियस लेक्चर्स में कि कास्ट आपके बर्थ के टाइम से होती है एंड जो क्लास होती है वो आपके सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से होती है। अब जो आपकी क्लास होती है वो आपकी जो आपकी क्लास है, जो आपका वर्ग है, वो आपकी स्थिति को इतने अच्छे से नहीं दिखा पाएगी जितना ज़्यादा अच्छे से क्या दिखा पाएगी, कास्ट दिखा पाएगी। तो कुछ इस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। वेरी शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, इसलिए शॉर्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। देन व्हाट इज नेक्स्ट, डिफाइन फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप्स क्या होते हैं, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। फॉर्मल यानी कि कोई भी चीज कोडिफाइड है, सिस्टमेटिक है, रूल्स रेगुलेशन है, ऑफिशियल है। इनफॉर्मल कोई भी चीज अनकोडिफाइड है, उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। देन अनऑफिशियल चीज है, इम्पर्सनल चीजें, सॉरी पर्सनल चीजें, वो क्या होती है, इनफॉर्मल होती है। तो अब फॉर्मल ग्रुप क्या होते हैं, फॉर्मल ग्रुप्स are always normative hierarchical structure in which relationship bonds are professional। ठीक है, एक ऐसा हायरार्कियल स्ट्रक्चर जहां पे रिलेशनशिप्स प्रोफेशनल है, एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, आर्मी, एक्सेट्रा। देन व्हाट्स योर इनफॉर्मल ग्रुप, मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय फ्रेंडशिप, पर्सनल रिलेशंस, इमोशनल बॉन्डिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। वही सारी चीजें जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की। तो ये होता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप, और इस तरीके से हमारे वेरी शॉर्ट आंसर्स का पार्ट 2 भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पार्ट 3 में हम देखेंगे आपके शॉर्ट आंसर्स चैप्टर 2 के। अब आप देख लीजिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको गूगल पे magnetbrains.com जो है एंटर करना है, एंड देन आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। फिर आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। अब आपको जिस भी क्लास के वीडियोस देखने हैं आप उस क्लास पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे सपोज आपको क्लास 11 के वीडियोस देखने हैं, आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, यहाँ पर आपके सामने सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। आप इसको स्क्रॉल करिए, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना आप उस पर क्लिक करिए। जैसे सपोज आपको सोशियोलॉजी स्टडी करना, आपने स्क्रॉल किया, सोशियोलॉजी पे क्लिक किया, ये आपके सामने सोशियोलॉजी के लेक्चर्स ओपन हो गए। यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, जितनी भी बुक्स होंगी, जितने भी चैप्टर्स दिए गए होंगे, सारे सब्जेक्ट्स के आपको सारे वीडियोस यहाँ पे प्रोवाइड होंगे। जैसे सपोज आपको चैप्टर 1 स्टडी करना है, आपने चैप्टर 1 पे क्लिक किया, इसके सारे सब पार्ट्स आपके सामने ऊपर हो जाएंगे, जैसे ओवरव्यू, व्हाट इज सोशियोलॉजी, ये सारी चीजें। अब ना जैसे सपोज आपको व्हाट इज सोशियोलॉजी स्टडी करना है, ठीक है, आपने उस पर क्लिक किया, देन आपके सामने ये वाला वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आप इस वीडियो को देख सकते हैं। देन आप इसके बाद में चाहें तो यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पर भी क्लिक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो नहीं देखना, आप यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, दिस इज सलोनी पांडे। आज के इस वीडियो में हम आपके चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3 यानी कि शॉर्ट आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल ग्रुप्स, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब इसमें अपन को क्या एक्सप्लेन करना है, अपन को सोशल ग्रुप्स बताने हैं एंड हमको सोशल ग्रुप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ऑब्वियसली हम बता देंगे कि सोशल ग्रुप क्या होता है। कलेक्शन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स कंटिन्यूसली इंटरैक्ट, कॉमन इंटरेस्ट एंड सेंस ऑफ लॉयल्टी या बिलोंगिंग। और सोशल ग्रुप का क्या होता है,
एक एम होता है एंड इसमें वी फीलिंग होती है। ये चीजें आपको यहाँ पर बताना है। देन क्या पूछा गया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप्स। अब मैंने आपको क्या बताया था कि आप आंसर को कैसे क्रिएट करो, आप पॉइंट्स में आंसर को लिखो। तो आप क्या बता दो, आप कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो सोशल ग्रुप के पॉइंट्स में, देन आप इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करो अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट, जितनी भी जो है एक्सपेक्टेड वर्ड लिमिट है आप उसके अकॉर्डिंग फिर इसको बताओ। तो सबसे पहले क्या होता है, परसिस्टेंट इंट्रैक्शन। जो भी सोशल ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन होता रहता है, ठीक है। आप ग्रुप का एक पार्ट हो तो आपके बीच में इंट्रैक्शन ऑब्वियस सी चीज है, होता ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट आप एक ग्रुप का पार्ट हो बट आप सभी अलग अलग रहते हो, आपके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं। तो इंट्रैक्शन एक जो है कैरेक्टरिस्टिक है सोशल ग्रुप का। देन स्टेबल पैटर्न ऑफ इंट्रैक्शन। अब इंट्रैक्शन जो है वो होता रहता है, सेम चीज़ है ना, परसिस्टेंट लगातार हो रहा है और स्टेबल हो रहा है, स्थिर है। ऐसा नहीं है कि इंट्रैक्शन है तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा है या फिर बहुत ही कम है, तो स्टेबल पैटर्न है इंट्रैक्शन का। देन सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, जो भी ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनके साथ में क्या होता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। हमको लगता है कि हाँ हम इस ग्रुप के हैं, ये सभी हमारा ग्रुप है ना, वी फीलिंग होती है। देन क्या होता है, शेयर्ड इंटरेस्ट, हमारी लाइकिंग डिसलाइकिंग एक जैसी होती है। देन सोशल ग्रुप में एक और चीज़ क्या होती है, एम होता है। कोई भी सोशल ग्रुप है तो उसका एक एम होगा, एक स्ट्रक्चर होगा पूरा ग्रुप का, वो एक चीज होती है। और वी फीलिंग, देन कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, देन इंटरेक्ट करते हैं, लॉयल्टी होती है। इन सभी जो पॉइंट्स को आपने डेफिनेशन में लिखा, आपको उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर डिटेल्ड में डिस्क्राइब करना है सोशल ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you understand by role in society? Give 2 examples and describe the 2 concepts of role. देखो अब क्या है, 3 पार्ट में क्वेश्चन है। सबसे पहले तो पूछा है कि रोल का मतलब क्या होता है इन अ सोसाइटी। सेकेंडली रोल को डिस्क्राइब करने के लिए 2 एग्जाम्पल्स भी दीजिए, 2 एग्जाम्पल मांगे आपसे। देन आपसे कहा है कि आप 2 कॉन्सेप्ट्स भी बताइए रोल के, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं रोल के, आप ये चीज़ भी बताइए। तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे, ऑब्वियसली आप पहले रोल को डिफाइन करेंगे। रोल क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन अ सोशल ग्रुप। एक सोशल ग्रुप में एक इंडिविजुअल पर्सन से किस टाइप की हमारी एक्सपेक्टेशन है कि वो कैसा फंक्शन परफॉर्म करे, वो उसका रोल होता है। और हर एक स्टेटस के साथ में रोल डिफाइंड होता है। तो एवरी स्टेटस परफॉर्मर इज एवरी स्टेटस होल्डर इज अ रोल परफॉर्मर, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे बता दी। देन क्या पूछा है कि 2 एग्जाम्पल के साथ में समझाइए। तो आप ये 2 एग्जाम्पल बता दीजिए, इनके अलावा भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आप जैसे आप बता दीजिए कि मैनी वुमेन इन इंडिया परफॉर्म्स डुअल रोल ऑफ मदर एज वेल एज वाइफ। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स जो हैं इंडिया में वो मदर का रोल भी निभा रही हैं, देन वो वाइफ का रोल भी निभा रही हैं। स्टूडेंट्स स्टूडेंट का रोल भी प्ले कर रहे हैं, देन फ्रेंड भी हैं, डॉटर और सन भी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोशलाइजेशन। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स में डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हम सभी प्ले करते हैं। देन क्या पूछा है, गिव 2 कंसेप्ट्स ऑफ रोल इन सोसाइटी। अब रोल के क्या कंसेप्ट होते हैं ना, 2 कंसेप्ट होते हैं रोल के, दैट इज रोल कन्फ्लिक्ट एंड रोल स्टीरियोटाइपिंग। ये अपन ने क्या समझा था, अपन लेक्चर में समझा था। रोल कन्फ्लिक्ट यानी कि एक इंडिविजुअल ढेर सारे स्टेटस होल्ड कर रहा है एंड उसके पास में क्योंकि ढेर सारे स्टेटस हैं तो इसलिए उसके पास में बहुत सारे रोल्स भी हैं प्ले करने के लिए। तो क्या होता है, जब वो अपने ढेर सारे स्टेटस के साथ में ढेर सारे रोल को प्ले करता है तो उसके जो रोल्स हैं वो एक दूसरे के साथ में कन्फ्लिक्ट करते हैं, एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। एंड व्हाट इज रोल स्टीरियोटाइपिंग, यानी कि किसी के कोई क्या रोल परफॉर्म करेगा, कुछ मेंबर्स के लिए सोसाइटी में ये बिल्कुल जो है फिक्स हो जाता है, ये डिसाइड कर दिया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल जनरली टेंडेंसी क्या है कि जो मेन होंगे वो ब्रेड विनर होंगे, यानी कि वो बाहर जाएंगे, पैसा कमाएंगे, फिर घर लाएंगे, फिर अपने घर को चलाएंगे। एंड जो वुमेन्स होंगी वो हाउसवाइफ होंगी या होम मेकर होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से रोल स्टीरियोटाइपिंग करना ऑन एनी बेसिस, उसको यहाँ पे अपन रोल स्टीरियोटाइपिंग कहते हैं। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं काय के रोल के, ये चीज आपको यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन करनी है एग्जाम्पल के साथ में। रोल कन्फ्लिक्ट में भी आप एक वुमेन का एग्जाम्पल दे सकते हो कि एक वुमेन है, वो वुमेन क्या क्या है, मदर है, किसी की डॉटर है, देन किसी की वाइफ है, देन वाइफ के अलावा क्या है, किसी की डॉटर इन लॉ है, देन खुद भी तो एक इंडिविजुअल है, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी है। देन जैसे सपोज वो जॉब करती है, वो डॉक्टर है,
तो अब वो उसके पास में बहुत सारे स्टेटस हैं और इन स्टेटस के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स को प्ले करती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एक दूसरे के साथ में कन्फ्लिक्ट करने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड रोल कन्फ्लिक्ट एंड रोल स्टीरियोटाइपिंग का एग्जाम्पल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? Next is define social control and list different perspectives about the concept and meaning of social control. Social control क्या होता है and social control के different perspectives क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। आप पहले सबसे पहले क्या बताओगे? Social control क्या होता है? तो इसमें आप बता दोगे कि सोसाइटी कुछ वेरियस मीन्स के थ्रू इंडिविजुअल या एक ग्रुप के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए जो मीन्स यूज करती है उसे हम सोशल कंट्रोल कहते हैं। आपने डिफाइन कर दिया। किसी एक अच्छे सोशोलॉजिस्ट की जो है इसमें आप डेफिनेशन डाल दीजिएगा। डेफिनेशन पूछा है तो कोशिश करिए कि किसी एक राइटर, थिंकर या सोशोलॉजिस्ट की डेफिनेशन को ही हम कोट करें। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे तो वो तो सबको क्लियर होता है, लेकिन जब आप किसी राइटर का नाम यहाँ पे लिखोगे, थिंकर का नाम लिखोगे तो वो हाईलाइट होता है। ओके, सो एनालिस्ट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सोशल कंट्रोल। तो आपने सोशल कंट्रोल बता दिया, अब आपको क्या बताना है? डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताना है। तो हमने देखा था कि जनरली सोशल कंट्रोल के दो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, एक होता है फंक्शनलिस्ट, एक होता है कन्फ्लिक्ट। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं कि सोशल कंट्रोल इज अ यूज ऑफ फोर्स टू रेगुलेट द बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। एक ग्रुप या इंडिविजुअल के बिहेवियर को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप उसके लिए फोर्स भी यूज कर सकते हो, उसे हम सोशल कंट्रोल कहते हैं। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा फंक्शनलिस्ट कहते हैं। एंड कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट क्या कहते हैं? सोशल कंट्रोल मैकेनिज्म टू इम्पोज सोशल कंट्रोल ऑफ डोमिनेंट सोशल क्लासेस ऑन द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। जो डोमिनेंट हैं, पावरफुल हैं, वो लेस प्रिविलेज्ड या लेस पावरफुल के ऊपर क्या करते हैं? अपना कंट्रोल जमाते हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। वो क्या, ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं सोशल कंट्रोल के। इन पर्सपेक्टिव्स को आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करना है। नाउ व्हाट्स नेक्स्ट? What is social stratification? Explain its key principles. Social stratification क्या होती है और उसके कौन कौन से principles होते हैं? तो सबसे पहले क्या बता देंगे आप कि social stratification क्या होती है? तो inequality in the structure of society, इसको अपन क्या बोलेंगे? Social stratification। Now अब इसके key principles क्या होते हैं? क्या सिद्धांत हैं social जो है stratification के पीछे? तो देखिए कुछ following are the key principles of social stratification. Social stratification is a trait of society, not simply reflection of individual differences. यानी कि जो हमने पढ़ा था कि social stratification एक इंडिविजुअल फैक्ट नहीं है बल्कि सोशल फैक्ट है। क्या होता है? सोसाइटी में डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, या डिफरेंट इंडिविजुअल्स किसी एक अपनी विचारधारा को बना लेते हैं एंड देन फिर उसको सोसाइटी में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। फिर क्या होता है? जब सोसाइटी में उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो जनरली धीरे 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 समाज उन बातों को सही मानने लग जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहावत सुनी है कि जब एक ही बार एक झूठ को 100 बार बोला जाएगा तो वो सच हो जाएगा। तो वैसे ही कुछ इंडिविजुअल्स ने मिलके एक ही चीज को बार बार बोली और लोग उसको सच मानने लगे, उसे समाज ने एक्सेप्ट कर लिया और कुछ इस तरीके से सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन हो गई। ठीक है, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? ट्रेट ऑफ सोसाइटी है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से नहीं है। ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल के कहने से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हो जाता या सोसाइटी में इनइक्वालिटी नहीं आ जाती, पूरी सोसाइटी में इनइक्वालिटी। ठीक है, किसी एक या दो पर्सन की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। देन सेकेंडली it carries over from generation to generation. Social stratification एक जनरेशन के बाद खत्म नहीं हो जाती बल्कि जनरेशन टू जनरेशन चलती है। एग्जाम्पल कास्ट। ओके, देन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज यूनिवर्सल बट वेरिएबल। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन यूनिवर्सल यानी कि पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन कैसी है? वेरिएबल यानी कि चेंजिंग। इसमें आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हो? जैसे कास्ट सिस्टम प्रिवेलेंट है इंडिया में। ठीक है, अब कास्ट सिस्टम पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन जनरली अगर हम देखें तो कहाँ पर ज्यादा इस पर फोकस किया गया है? इंडिया में। एंड क्लास सिस्टम वेस्टर्न नेशंस में ज्यादा देखने को मिलता है। यानी कि क्या है? यूनिवर्सल है स्ट्रैटिफिकेशन लेकिन वेरिएबल है। Then it is not just involves inequality but beliefs as well. Social stratification में सिर्फ और सिर्फ inequality नहीं होती कि स्ट्रक्चर में inequality है, लेकिन लोग इसे मानते भी हैं। They believe in this also. For instance, members of upper caste in India believes that they are better than the rest. जैसे कि for example stratification है, upper caste है, lower caste है, ये चीजें इंडिया में हैं।
तो क्या होता है, अपर कास्ट इस चीज़ को पूरा खुद से बिलीव करती है कि हाँ हम जो है बाकी सभी से बहुत ज़्यादा दिमागदार हैं, या फिर हमारे पास में ज़्यादा पावर है, हम बहुत ज़्यादा जो है प्योर हैं, पायस हैं, ऐसी चीज़ें बिलीव भी की जाती हैं। यानी कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिर्फ इनइक्वालिटी को इन्वॉल्व नहीं करता है, बल्कि कुछ बिलीव्स भी इसके अंदर जो है इनोक्यूलेटेड हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे सारे शॉर्ट आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इन बेसिस पे क्वेश्चन आंसर्स आपके बन सकते हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे चैप्टर 2 के। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको गूगल पे एंटर करना है magnetbrains.com। देन आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर आपको जिस भी क्लास के जो भी लेक्चर देखने हैं आप उस क्लास पे क्लिक कर दीजिए। जस्ट सपोज आपको क्लास 11 के लेक्चर्स देखने हैं, तो आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, ये ऐसे, एंड यहाँ पे क्लास 11 के सारे टॉप कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। आप इसको स्क्रॉल करिए, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है ना, जैसे सपोज आपको क्लास 11 का सोशियोलॉजी स्टडी करना है, आप इसको स्क्रॉल करिए सोशियोलॉजी पे क्लिक करिए, ये आपके सामने सोशियोलॉजी के लेक्चर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करिए, उस चैप्टर के जो भी वीडियोस होंगे, ठीक है, ओवरव्यू, व्हाट इज सोशियोलॉजी, सारी चीजें। जैसे सपोज आप चैप्टर 1 स्टडी कर रहे हैं तो आप इसको टच करेंगे तो यहाँ पे सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगे। अब इसमें आपको जो भी पढ़ना है, जैसे सपोज आपको व्हाट इज सोशियोलॉजी पढ़ना है, आप उस पर क्लिक करिए, आपके सामने वीडियो प्ले हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अपने वीडियो को एंजॉय करिए। जैसे सपोज आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है तो आप यहाँ से नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करिए। आपको ये वीडियो नहीं देखना है, आप यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। सो चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसका नाम था टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। चैप्टर 2 का हर एक पार्ट हम डिटेल्ड में स्टडी कर चुके हैं। NCERT क्वेश्चंस, उनके सॉल्यूशंस भी हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, एंड इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि हर एक पार्ट चैप्टर 2 का हमने डिस्कस कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। तो अब किसकी बारी आती है? अब बारी आती है रिवीजन की, सारे चैप्टर को रिवाइज करने की। देखिए, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कोई भी चीज़ पढ़ लेंगे, देन उसके बाद में जब आप कोई नई चीज़ पढ़ेंगे, फिर और कोई नई चीज़ पढ़ेंगे, तो वो एक कहावत है कि आगे पाठ और पीछे सपाट। यानी कि आप नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे और पीछे की सारी चीज़ों को भूलते जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा रिवीजन, जो आप और हम साथ में करने वाले हैं चैप्टर 2 का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं विथ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। देखिए, चैप्टर का नाम ही है टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स एंड देयर यूज इन सोशियोलॉजी। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, जो सोशियोलॉजी में यूज किए जाते हैं। अब टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमने डिस्कस किया था कि जैसे हर एक डिसिप्लिन होता है, हर एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को अगर आप समझना चाहते हो तो आपको उसकी टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा, आपको सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने समझा था कि जैसे फिजिक्स है, आपने फिजिक्स पढ़ा, अब उसमें आपने एटम को नहीं समझा, आपने जो भी उसमें न्यूक्लियर वगैरह ये जो भी टर्म्स होते हैं, आपने इन टर्म्स की मीनिंग ही नहीं समझे कि ये क्या होते हैं, तो क्या आपको फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगा? बस आपको ऐसे ऊपर ऊपर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप उसको डिटेल में नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए टर्मिनोलॉजी एंड कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे ही सोशियोलॉजी में भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स हैं। सो फॉर अ डिसिप्लिन इट सीम्स ऑब्वियस दैट इट मस्ट डेवलप अ टर्मिनोलॉजी। तो यानी कि हर एक डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक टर्मिनोलॉजी को डेवलप करे। Then terminology is important to understand the subject matter। जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझना चाहते हैं, उसका सब्जेक्ट मैटर समझना चाहते हैं कि विषय वस्तु क्या दी गई है हमको, हम पढ़ क्या रहे हैं इसके अंदर, तो आपको उस सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए क्या होता है, बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल्स हैं।
तो इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स की वजह से सोसाइटी में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। अब क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल अपने अकॉर्डिंग कुछ टर्म्स यूज करता है, अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग, है ना। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग हम सोसाइटी को समझते हैं। लेकिन क्या हम सोसाइटी को सिर्फ कॉमन सेंस से समझ सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। एंड उस साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के लिए हमको चाहिए कि हमारे अपने सब्जेक्ट की एक टर्मिनोलॉजी हो, कुछ कॉन्सेप्ट्स हों जिनके थ्रू हम अपने सब्जेक्ट को ईजिली समझ पाएँ। वरना कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, तो सब ऐसे बिल्कुल मिक्स हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी और कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए क्या ज़रूरी है? टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। नाउ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स रिफ्लेक्ट द कंसर्न ऑफ सोशल थिंकर्स। अब जो सोशियोलॉजी के कंसेप्ट्स होते हैं, जो सोशियोलॉजी में कंसेप्ट्स हम यूज़ करते हैं, वो सोशल थिंकर्स के कंसर्न को रिफ्लेक्ट करते हैं। यानी सोशल थिंकर्स सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी को लेके क्या एक उनका मतलब देखने का नज़रिया है सोसाइटी को, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट से हमको समझ में आती है। Who had tried to understand and map the social changes that led to the shift from प्री मॉडर्न टू मॉडर्न सोसाइटी। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स क्या होते हैं? सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स सोशल थिंकर्स के कंसर्न होते हैं। और ये कंसर्न क्या है कि कैसे सोसाइटी चेंज हो रही है, कैसे सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे प्री मॉडर्न से हम मॉडर्न सोसाइटी में आ गए। प्री मॉडर्न और मॉडर्न सोसाइटी क्या थी, ये हमने कहाँ देखा था? चैप्टर 1 में। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है प्री मॉडर्न से मॉडर्न सोसाइटी में, तो ये सारे चेंजेस कैसे हो रहे हैं, इनको समझने के लिए सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको कि सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट्स एंड टर्म्स क्यों ज़रूरी होते हैं? ये अपन डिस्कस कर चुके थे, अपन जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं। ओके, नाउ इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी देयर वर कॉन्ट्ररी एंड कंटेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सोसाइटी। यानी कि जब सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन इमर्ज हो रहा था, इवॉल्व अप हो रहा था, तो उसके सोशियोलॉजी को समझने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के टर्म्स यूज़ किए जाते थे। डिफरेंट थिंकर्स जो थे, डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट जो थे, वो अपने अकॉर्डिंग टर्मिनोलॉजी यूज़ करते थे। तो वो क्या टर्म्स थे वो अपन समझ लेते हैं। मतलब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए सोसाइटी को डिफरेंट टर्मिनोलॉजी के थ्रू समझते थे। जैसे कि एज पर द कंसेप्शन ऑफ कार्ल मार्क्स, क्लास एंड कन्फ्लिक्ट वर सेंट्रल टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। यानी कि क्या होता था, कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि अगर सोसाइटी को समझना है तो क्लास को समझो और कन्फ्लिक्ट को समझो। हमने क्या देखा था कि हर एक सोसाइटी में क्लास होती है, ठीक है, कोई रिच होता है, कोई पुअर होता है, कोई मिडिल क्लास है, कोई वर्कर है। तो ये सभी कैसे हैं, वर्कर हैं या हाई मतलब रिच क्लास हैं या पुअर क्लास है, तो ये कैसे हैं? क्योंकि इनका मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या रोल है, ये चीज़ इनकी क्लास रिप्रेजेंट करता है। ऐसा कौन कहते थे? ऐसा कार्ल मार्क्स कहते थे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आप क्या रोल प्ले कर रहे हो, ये आपकी क्लास को दिखाता है। और जब आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में आ जाते हो, ठीक है, क्या होता है, कोई बिल्कुल टॉप पे, कोई बिल्कुल नीचे है, तो कन्फ्लिक्ट होता है, एक दूसरे के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है। तो इस क्लास और इस कन्फ्लिक्ट को अगर समझ जाओगे तो सोसाइटी को अच्छे से समझ जाओगे। ऐसा कौन कहते थे? ऐसा कार्ल मार्क्स कहते थे। तो इनने 2 टर्म्स यूज किए, क्लास एंड कन्फ्लिक्ट। देन फॉर एमाइल डर्कीम, सोशल सॉलिडारिटी and collective conscience were central to understand society। इमाइल डर्कीम क्या कहते थे कि अगर सोसाइटी को समझना है तो सोशल सॉलिडारिटी एंड कलेक्टिव कंसाइंस, इन दोनों को समझिए। यानी कि सोसाइटी में कैसे एकजुटता है, कैसे लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं, एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, कोऑपरेशन में रहते हैं। कलेक्टिव कंसाइंस यानी कि कैसे अपना खुद का रीजन यूज करते हैं। अगर आप ये चीजें समझोगे तो आप सोसाइटी को अच्छे से समझ जाओगे। यानी कि सारा फोकस देखो, सोसाइटी कोई एकदम से ऐसे यूनिट नहीं है, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हाँ यहाँ पे सोसाइटी है। जब लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, कोऑपरेशन होता है, शेयर होते हैं उनके इंटरेस्ट, कॉमन कल्चर होता है, तो अपने आप सोसाइटी इवॉल्व अप हो जाती है। तो वो उन्हीं इंडिविजुअल्स के चीज़ों को समझने की बात करें कि अगर आप इन्हें समझोगे तो आप सोसाइटी को समझ जाओगे। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्शंस कि आप सोसाइटी को कैसे समझ सकते हो। ठीक है,
हम कर क्या रहे हैं इस चैप्टर में, जैसे हमने चैप्टर 1 में समझा था कि सोशियोलॉजी क्या होती है, तो वहाँ हमने देखा था कि सोशियोलॉजी में हम सोसाइटी को स्टडी करते हैं। इस चैप्टर में यानी चैप्टर 2 में हम सोसाइटी को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि सोसाइटी फंक्शन कैसे करती है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम समझ रहे हैं चीज़ों को। नाउ इन द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड पीरियड, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में जो पीरियड था, तो सोशियोलॉजी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट हु फाउंड सोसाइटी एसेंशियली हारमोनियस। तो जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो उस टाइम पीरियड में जो फंक्शनलिस्ट थे, ठीक है, फंक्शनलिस्ट कौन होते हैं, जो समझते हैं कि सोसाइटी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये फोकस मतलब इन चीज़ों पर फोकस करते हैं कि सोसाइटी एसेंशियली हारमोनियस है, मतलब ज़रूरी है, और जब सब साथ में होंगे तो एक इंट्रैक्शन सभी के बीच में होगा। तो यानी कि फंक्शनलिस्ट जो हैं वो सोसाइटी एज अ होल इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते थे कि कैसे दो सभी के बीच में हारमोनी, उस हिसाब से सोसाइटी होती है, इमर्ज होती है, और फिर वो इम्पॉर्टेंट है। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्शंस अबाउट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट्स इवॉल्व अप होते हैं। सभी लोग अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजिस्ट जो थे सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर हुआ ये कि ऐसे मतलब नीड समझ में आने लगी कि नहीं, देखो सब अलग अलग अगर टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे, अगर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स यूज़ करेंगे, तो फिर हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, सारी चीज़ें जगलप हो जाएंगी। हमको वो नहीं करना है। हमको क्या करना है, हमको एक डिसिप्लिन के सब्जेक्ट मैटर को अगर अच्छे से समझना है, उसके कंसेप्ट्स को और टर्मिनोलॉजी को हमको इवॉल्व अप करना पड़ेगा। यानी कि हमको उसके लिए टर्म्स एंड कंसेप्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे, तभी हम एक सोसाइटी को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है, हम सोशियोलॉजी को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम सोशियोलॉजी में टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करें, मतलब उनको इवॉल्व अप करें एंड देन हम उनको यूज़ करें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अभी एक चीज़ और आपने मुझसे पूछी थी, एक डाउट था कि मैम माइक्रो सोशियोलॉजी और मैक्रो सोशियोलॉजी क्या होती है। तो देखिए पहले आप टर्म को समझिए, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो क्या होता है, कोई भी छोटी, किसी हम बहुत छोटी सी चीज़ की बात करें, मतलब एक स्मॉल यूनिट की हम बात करें, तो वो होता है आपका माइक्रो। मैक्रो क्या होता है, किसी बड़ी चीज़ की, किसी बड़ी यूनिट की बात कर रहे हैं। अब माइक्रो और मैक्रो सोशियोलॉजी क्या हो गया, तो देखिए माइक्रो सोशियोलॉजी मतलब कि आप डे टू डे लाइफ में इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं, या फिर आप एक स्मॉल ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका पीयर ग्रुप हो गया, प्राइमरी ग्रुप हो गया, तो ये आपके माइक्रो सोशियोलॉजी का पार्ट हो गया। देन अगर आप पूरी सोसाइटी के अंदर सोशल ग्रुप्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल कंट्रोल, इन सारी चीज़ों को स्टडी करें, यानी कि आप लार्ज यूनिट्स या लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे हैं, तो वो होती है आपकी मैक्रो सोशियोलॉजी, ठीक है। माइक्रो यानी स्मॉल यूनिट्स की बात कर रहे हैं, मैक्रो यानी बिग यूनिट्स की, लार्ज यूनिट्स की बात करें, ठीक है। ये होता है माइक्रो एंड मैक्रो। यहाँ तक आपको क्लियर है सारी चीज़ें। देन नेक्स्ट है आपका सोशल ग्रुप्स एंड सोसाइटी। अब देखिए सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं। सो अ सोशल ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more persons who are continuously interacting and share common interest and a sense of belonging within a given society। तो क्या चीज़ें हमने इसमें नोट करी, 2 or more persons, ऑब्वियसली एक ग्रुप है तो 2 से ज़्यादा लोगों से मिलके बनेगा। दैन क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ में मिल रहे हैं। दैन कॉमन इंटरेस्ट है, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग एक समान ही है। एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उन सभी को ऐसी फीलिंग है कि हम सभी साथ साथ हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होते हैं आपके सोशल ग्रुप्स, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या होता है, सोशल ग्रुप्स हमने समझ लिया, इनमें एक वी फीलिंग होती है, इनका एक अपना एम होता है, अपना एक गोल होता है, एक अपना स्ट्रक्चर होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ये लोग जो हैं वर्क करते हैं, ठीक है। इनका एक अपना गोल है, उसके लिए ये सभी लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इनके अंदर वी फीलिंग है एंड इनके कॉमन इंटरेस्ट हैं, एंड फिर ये अपने एम को फुलफिल करने के लिए साथ में काम कर रहे हैं एक साथ, और इनका एक अपना स्ट्रक्चर है, ये जानते हैं कि हम सभी साथ में। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सोशल ग्रुप्स। देन देयर आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल ग्रुप, ठीक है। सोशल ग्रुप की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो क्या होती हैं, परसिस्टेंट इंट्रैक्शन, इनके बीच में इंट्रैक्शन होता रहता है ताकि इनके ग्रुप में कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। यानी कि ये लोग साथ में काम करते रहें और काम जो है चलता रहे, ऐसा ना हो कि कुछ दिन काम हुआ फिर रुक गया, फिर कुछ दिन हुआ फिर रुक गया, फिर हो ही नहीं रहा है, इस टाइप से नहीं। कंटिन्यूटी कब होगी, जब इंट्रैक्ट करेंगे आपस में। जैसे सपोज एक ग्रुप है,
उस ग्रुप में कोई आपस में बात ही नहीं करता है, सब बस हैं ग्रुप का हिस्सा, उनको पता है हम सब एक ग्रुप का हिस्सा हैं, लेकिन आपस में बात नहीं करते, बस सब बैठे रहते हैं अलग अलग करके ऐसे। तो क्या वो ग्रुप काम कर पाएगा आगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी ही नहीं होगी। तो इसीलिए इंटरेक्शन ज़रूरी है कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने के लिए। देन व्हाट इज नेक्स्ट? Sense of belonging to identify with other members, that is each individual is conscious of the group itself and its own set of rules, rituals and symbols. देखो क्या है, इस ग्रुप के बीच में सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, सभी एक दूसरे से ऐसे फील करते हैं कि हम सभी साथ में हैं, हम सभी एक दूसरे के लिए हैं, कोई भी यहाँ पे अकेला नहीं है, सबको इस ग्रुप के रूल्स, रेगुलेशंस, रिचुअल्स, सिंबल्स सब कुछ पता है एंड सभी उस ग्रुप को लेके कॉन्शियस हैं। ठीक है, यानी कॉन्शियस है माने कि उनके अंदर चेतना है, वो ये चीज़ जानते हैं कि हम इस ग्रुप में हैं तो हम इस ग्रुप में क्यों हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके सोशल ग्रुप्स का। दैन शेयर्ड इंटरेस्ट, इनकी लाइकिंग इनकी डिसलाइकिंग्स एक ही समान होती हैं। ठीक है, अगर जस्ट सपोज की लाइकिंग डिसलाइकिंग एक जैसी नहीं भी हैं तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होते हैं, इनके बीच में कोऑपरेशन होती है। देन एक्सेप्टेंस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड वैल्यूज, जो भी ग्रुप के नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, बिलीव्स हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, ये सारी चीज़ों को ये एक्सेप्ट करते हैं सभी ग्रुप मेंबर्स। अ डेफिनेबल स्ट्रक्चर, इनके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है। देखिए कोई भी ग्रुप या कोई भी सोसाइटी, ये कोई ऐसी एक यूनिट नहीं होती है कि यहाँ पे ये एक ग्रुप है, वो तो जस्ट बिकॉज कि ह्यूमंस इंटरेक्ट कर रहे हैं, ह्यूमंस आपस में एक दूसरे से मिलजुल के हैं और साथ में जो है काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन है, तो वो अपने आप ही सोसाइटी या एक ग्रुप फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सोशल ग्रुप। अब सोशल ग्रुप क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, पर क्या सभी ग्रुप्स तो मतलब 2 से ज़्यादा लोग हैं तो मतलब ग्रुप हो जाता है, तो क्या सारे ग्रुप्स सोशल ग्रुप्स होते हैं? तो हमने देखा था नहीं, सारे ग्रुप्स तो सोशल ग्रुप्स नहीं होते हैं। तो फिर क्या होते हैं अपन आगे देखते हैं। ठीक है, नाउ द कंपैरेटिव एंड हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी ब्रिंग आउट 2 अनरिमार्केबल फैक्ट्स। जब आप सोशियोलॉजी की कंपैरेटिवली एंड हिस्टोरिकली स्टडी करते हैं, उसको समझते हैं, तो 2 फैक्ट्स आपके सामने आते हैं, आप इसको नोटिस करेंगे। सबसे पहले आप देखते हैं कि हर एक सोसाइटी में चाहे वो एंशियंट हो यानी कि पुराने टाइम की सोसाइटी हो, फ्यूडल हो या मॉडर्न हो यानी कि जहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है या फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी है, एशियन सोसाइटी हो, यूरोपियन हो, अफ्रीकन हो, कोई भी सोसाइटी हो, वहाँ पर ह्यूमन ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज़ होती हैं, यानी ह्यूमन ग्रुप साथ में रहते हैं, कलेक्शन एक तरीके का फॉर्म करते हैं। ये चीज़ हम हर सोसाइटी में नोटिस करते हैं। सेकेंड थिंग इज द टाइप्स ऑफ ग्रुप्स एंड कलेक्टिविटीज़ आर डिफरेंट इन डिफरेंट सोसाइटीज़, और हर एक डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, हर एक सोसाइटी में ग्रुप्स होते हैं और हर डिफरेंट सोसाइटी में डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप होते हैं। ये चीज़ हमने नोटिस करी है अगर हम सोशियोलॉजी को हिस्टोरिकली स्टडी करेंगे तो। सो हेंस एनी गैदरिंग ऑफ पीपल डज नॉट नेसेसरीली कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल ग्रुप, यानी कि जो चीज़ अभी मैंने आपसे कही कि कोई भी गैदरिंग है, अगर ह्यूमन गैदरिंग है, पीपल की गैदरिंग है, तो वो हमेशा सोशल ग्रुप नहीं होती। तो फिर क्या होती है? अगर सोशल ग्रुप नहीं होती तो क्या होती है? तो देखिए, कलेक्शन ऑफ पीपल हु टेम्पररीली शेयर द सेम फिजिकल स्पेस। ठीक है, बहुत सारे लोग एक जगह पे कलेक्ट हुए हैं, एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं एक सेम फिजिकल स्पेस में, यानी कि एक टेरिटोरियल एरिया है या एक स्पेस है, वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, बट डू नॉट सी देमसेल्व्स एज बिलोंगिंग टुगेदर। लेकिन वो सभी आपस में ये चीज़ नहीं जानते कि हम सभी साथ में, और ना ही उनको ऐसा लगता है कि हम लोग एक साथ में हैं, एंड डू नॉट हैव सस्टेन्ड और परसिस्टेंट इंट्रैक्शन, और ना ही उनके बीच में किसी भी तरीके का इंट्रैक्शन होता है। जस्ट वो लोग एक जगह पर इकट्ठे हैं, ना आपस में बात हो रही है, ना सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, ना इंट्रैक्शन है, ना कोऑपरेशन है, पर सब इकट्ठे हैं। ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? ऐसे ग्रुप्स को कहते हैं एग्रीगेट्स। इसमें हमने क्या एग्जाम्पल देखा था, जैसे रेलवे स्टेशन के बाहर लोग इकट्ठे होते हैं, बस स्टैंड के बाहर पैसेंजर्स इकट्ठे हैं, देन आपके एयरपोर्ट के बाहर लोग इकट्ठे हैं, मूवी टिकट हॉल के बाहर लोग इकट्ठे हैं, आप किसी मार्केट में जा रहे हैं वहाँ पे ढेर सारे लोग इकट्ठे हैं। तो ये क्या है? ये एग्रीगेट्स हैं, यानी कि कलेक्शन ऑफ पीपल हैं एक सेम फिजिकल स्पेस पे, लेकिन इनके बीच में क्या नहीं है? इनके बीच में वी फीलिंग नहीं है,
ना ही ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना ही इनके बीच में सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, ये होते हैं एग्रीगेट्स। देन व्हाट इज द नेक्स्ट कैटेगरी, एक होती है सोशल कैटेगरी भी होती है, ठीक है। इट रिफर्स टू statistical grouping of people or classification of people on the basis of similar characteristics। आपके किसी के साथ में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस बेसिस पे जस्ट डिफाइन कर दिया गया है कि आप लोग एक इस पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, पर आप लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। लाइक फॉर एग्जाम्पल ऐसा कह दिया गया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर जितने भी यूथ हैं, ठीक है, जितने भी यूथ है वो सभी यूथ कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, जितने भी इंडिया के जितने भी यूथ हैं वो सभी यूथ कैटेगरी में आएंगे। अब ये एक यूथ कैटेगरी हो गई, यहाँ पे जितने भी यूथ्स होंगे वो इसके अंदर है, क्योंकि यूथ के सभी के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया गया है, एक स्टैटिस्टिकल ग्रुपिंग कर दिया, क्लासिफाई कर दिया लोगों को कि आप यूथ के ग्रुप में, यूथ कैटेगरी में आप आते हो। लेकिन क्या हर एक यूथ एक दूसरे को जानता है पूरे इंडिया में? नहीं जानते ना। क्या हमारे बीच में परसिस्टेंट इंटरेक्शन होता है? नहीं होता। तो ये हो जाती है आपकी सोशल कैटेगरी। लाइक फॉर एग्जांपल सभी गर्ल्स जो 15 ईयर एज तक की हैं उनको एक कैटेगरी में रख दिया कि 15 ईयर गर्ल्स कैटेगरी। पर क्या हर एक 15 ईयर की गर्ल हर एक गर्ल को जानती है जो 15 ईयर ओल्ड है? ऑब्वियसली नहीं जानती। तो ये क्या होती है? ये होती है सोशल कैटेगरी। एंड दिस काइंड ऑफ ग्रुप्स दैट इज एग्रीगेट्स एंड सोशल कैटेगरी विच लैक्स स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन आर कासी ग्रुप्स। इस तरीके के ग्रुप जहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है, ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? कासी ग्रुप्स। इनको हम क्या बोलते हैं? कासी ग्रुप्स। यानी कि ग्रुप्स कैसे हो गए? 2 टाइप्स के हो गए, एक सोशल ग्रुप्स हो गए, एक कासी ग्रुप्स हो गए। इसके अलावा और क्या होता है ग्रुप्स में? A Kasi group can become a social group in time and in specific circumstances. This is how social groups emerge, change and get modified. देखिए क्या होता है, जो कासी ग्रुप्स होते हैं जैसे एग्रीगेट्स हो गए या सोशल कैटेगरी हो गई, अगर आप इनके अंदर वी फीलिंग इन्फ्यूज कर दो, जैसे जस्ट सपोज कोई एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में सभी वर्कर्स जो हैं वर्क करते हैं, पर वो ऐसे हैं कि सुबह आते हैं, काम करते घर चले जाते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा जो भी सारे वर्कर्स हैं फैक्ट्री में उन सभी से इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है उनका, ना ही एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग। जस्ट सपोज, ठीक है, मान लेते हैं अपन। अब ये कह दिया जाता है कि भैया आप लोगों के बीच में जो है आप लोग इकट्ठे होइए, आप कोऑपरेट करिए एक दूसरे के साथ में, और आप अपना एक गोल बनाइए कि आप वर्कर्स के साथ में जब भी कोई गलत काम होगा या आपके साथ में कहीं भी किसी तरीके का अन्याय हो रहा होगा, आपको जो है सैलरी नहीं टाइम पे मिल रही होगी या आपके साथ में अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा होगा, तो हम सभी साथ में जो है इस चीज़ के खिलाफ में लड़ेंगे, ठीक है। इसके खिलाफ में हम स्ट्राइक्स करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक कासी ग्रुप, जिसको हमने एक सोशल ग्रुप बना दिया। कैसे बना दिया? जब हमने उसके अंदर वी फीलिंग को इन्फ्यूज कर दिया, ठीक है। जब हमने उसको कहा कि हम सभी साथ में, जैसे सपोज एक पूरे अनएम्प्लॉयड, इंडिया के जितने अनएम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, जिनके भी पास में रोजगार नहीं है, वो सभी एक सोशल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वो सभी एक सोशल कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो सभी अनएम्प्लॉयड हैं। अब क्या हर एक अनएम्प्लॉयड इंसान अपने एक दूसरे को जानता है? नहीं जानता। पर जैसे सपोज ऐसा होता है कि किसी एक पार्ट में जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो आपस में आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस चीज़ के खिलाफ में लड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? ये एक कासी ग्रुप, सोशल ग्रुप बन गया। तो इस तरीके से सोशल ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज होते हैं, चेंज होते हैं और मॉडिफाई भी होते रहते हैं। और हमने देखा है कि जब भी कभी कुछ ग्रुप्स जो कि एक सोशल कैटेगरी या एग्रीगेट में आते हैं और फिर वो सोशल ग्रुप्स की कैटेगरी में आने लग जाते हैं, उसके बाद में वो मॉडिफाई भी हो जाते हैं। इसमें हमने आपकी बुक में एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि कैसे नॉर्थ इंडिया में कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग आपस में आए और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे, अपन सब साथ में हो जाते हैं। लेकिन बाद में वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो गए, ठीक है। उनने पॉलिटिकल पार्टीज बना ली। सोशल ग्रुप से क्या कर लिया? पॉलिटिकल पार्टीज बना। पॉलिटिकल एक अलग ही इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस हम आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि कैसे एक सोशल ग्रुप एक कासी ग्रुप सोशल ग्रुप बन जाता है और कैसे ग्रुप्स इमर्ज होते हैं, चेंज होते हैं और मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। ये चीज़ें भी क्लियर हैं अब आपको कि सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं एंड कासी ग्रुप्स क्या होते हैं। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट?
नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप। अब कितने टाइप्स ऑफ ग्रुप्स होते हैं, तो देखिए एक होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप्स, देन कम्युनिटी एंड सोसाइटी और एसोसिएशन, रेफरेंस ग्रुप, पीयर ग्रुप, इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। ठीक है, डिटेल में तो हम स्टडी कर ही चुके हैं, तो यहाँ पे एक जस्ट क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप में क्या फ़र्क होता है कि ये होता है स्मॉल इन साइज और ये होता है लार्ज इन साइज, मतलब इसके मेंबर्स ज़्यादा होते हैं एंड इसके मेंबर्स कम होते हैं। प्राइमरी ग्रुप्स में रिलेशनशिप्स हाईली पर्सनल होती हैं, इंटीमेट होती हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और इन्हें प्राइमरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारी लाइफ में प्राइमरी रोल प्ले करते हैं, हमारी लाइफ में इनका सेंट्रल रोल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली एंड फ्रेंड्स। सेकेंडरी ग्रुप कैसा होता है, लार्ज इन साइज लेकिन इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप्स। देन व्हाट इज नेक्स्ट इज कम्युनिटी एंड सोसाइटी और एसोसिएशन। अब कम्युनिटी और सोसाइटी या एसोसिएशन लार्ज ग्रुप होते हैं। देखिए एसोसिएशन को ही सोसाइटी भी कहा जाता है ग्रुप्स में, ठीक है, एसोसिएशन मतलब सोसाइटी नहीं, बट एसोसिएशन को सोसाइटी कहा जाता है। तो सोसाइटी कम्युनिकेशन एंड एसोसिएशन अगर हम देखें तो दोनों लार्ज होते हैं साइज में, लेकिन फ़र्क ये होता है कि कम्युनिटी में एक किसी समुदाय में जो रिलेशंस होते हैं वो पर्सनल होते हैं, लेकिन एसोसिएशन में इम्पर्सनल रिलेशंस होते हैं एंड ऑफिशियल काइंड ऑफ रिलेशंस होते हैं। ठीक है, कम्युनिटी जैसे आपका हो गया आपकी फैमिली के, आपके फैमिली फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके जैसे होता है ना कि हाँ वो हमारे बहुत ही अच्छे रिश्तेदार हैं और आपका उनसे बहुत अच्छा नाता होता है, वो हो जाते हैं आपके कम्युनिटी में, किसी एक समुदाय की बात हम यहाँ पे करते हैं। देन एसोसिएशन में आपके क्या हो जाते हैं, एसोसिएशन में आपके जैसे बिजनेस रिलेशंस वाली जो चीज़ें, वो जो ग्रुप्स होते हैं ऑफिशियल ग्रुप्स जो होते हैं वो आपके एसोसिएशन में आते हैं। देन व्हाट इज इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप आप किसी एक ग्रुप का पार्ट हो, इस ग्रुप में कैसी फीलिंग होती है, इस ग्रुप में होती है वी फीलिंग, वी ग्रुप, और इस आउट ग्रुप में फीलिंग होती है दे ग्रुप। यानी कि जैसे इसमें एक एग्जांपल समझ लेते हैं ना, आप जिस स्कूल के आप जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के सारे स्टूडेंट्स इन ग्रुप के मेंबर हैं और उस ग्रुप में आप भी हो, लेकिन कोई और एक और स्कूल है, उस स्कूल के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो आपके लिए आउट ग्रुप के मेंबर हो जाते हैं। ठीक है, और आउट ग्रुप के टूवर्ड्स हमारी थोड़े इंडिफरेंसेस होते हैं, थोड़ी हॉस्टिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप्स इंटीमेट होते हैं, यानी कि गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं। देन व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, हम एस्पायर करते हैं उस ग्रुप को, वो होते हैं रेफरेंस ग्रुप। देन आपके होते हैं पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप भी प्राइमरी ग्रुप्स की तरह होते हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि प्राइमरी ग्रुप में फ्रेंड्स फैमिली ये होते हैं, लेकिन पीयर ग्रुप जो होता है वो उन लोगों का ग्रुप होता है जिनका सिमिलर एज है या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आपके फ्रेंड्स आपकी एज के फ्रेंड्स होंगे ना, स्कूल में होता है ना कि हमारी क्लास के कुछ बच्चे हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं, तो वो आपका पीयर ग्रुप हो जाता है। ठीक है, तो ये हैं डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स। देन व्हाट इज नेक्स्ट इज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, देखिए हमने पढ़ा था कि इनइक्वालिटीज होती हैं सोसाइटी में, लेकिन सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है उसे हम इस लेक्चर में, इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, और यहाँ हमने देखा था कि कैसे सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर भी इनइक्वालिटीज होती हैं एंड सोसाइटी डिवाइडेड होती है। अब कैसे होती है, सो देखिए स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज बिटवीन डिफरेंट ग्रुपिंग्स ऑफ पीपल। लोगों के डिफरेंट ग्रुपिंग्स में सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इनइक्वालिटीज हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, social stratification. Now society can be seen as consisting of strata in hierarchy with the more favored at the top and the less privileged near the bottom. अब सोसाइटी में स्ट्रैटा होता है, सोसाइटी में डिफरेंट परत होती है। हमने क्या देखा था कि जैसे अर्थ में रॉक्स होते हैं एंड रॉक्स के अर्थ के सरफेस में रॉक्स होते हैं, और रॉक्स में भी लेयर्स होती है ना, इग्नियस रॉक्स होते हैं, देन आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, डिफरेंट होता है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा है। ठीक है, वैसे ही सोसाइटी के अंदर भी लेयर्स होती हैं एंड उनमें सोसाइटी डिवाइडेड होती है, और जो सबसे ज़्यादा फेवर्ड होता है, जिसके पास में ढेर सारे मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो सोसाइटी में सबसे टॉप पे होता है, और जिसके पास में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ना ज़्यादा अधिकार हैं, वो सबसे डाउन पे होते हैं, बॉटम पे होते हैं सोसाइटी में। ठीक है, दैट इज व्हाट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। देन social stratification is not an individual fact, it is a social fact. social stratification, हालांकि सोसाइटी ह्यूमन से बनी है, ह्यूमंस ने ही सोसाइटी के अंदर
इनइक्वालिटीज पैदा करी हैं, लेकिन क्योंकि आज समाज ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है इसलिए वो सोशल फैक्ट बन चुके हैं, ना कि इंडिविजुअल फैक्ट। एंड देन historically 4 basic systems of stratification have existed in human society। अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो 4 सिस्टम थे स्ट्रैटिफिकेशन के सोसाइटी में इनइक्वालिटीज के, दैट इज स्लेवरी, कास्ट, स्टेट एंड क्लास। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से सोसाइटी को डिवाइडेड किया गया था हिस्टोरिकली। अब हम आगे देखेंगे कि इनका पहले क्या स्टेटस था एंड आज क्या स्टेटस है, क्या ये आज भी है या नहीं। तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यानी कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर इनइक्वालिटीज। ये देखो, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये चीज दिखा रहा है कि सोसाइटी हमको कैसे जज करती है। जस्ट सपोज कि अभी ये बिल्कुल अच्छे कपड़े पहना हुआ है थोड़ी देर के लिए तो ये हाई क्लास का हो गया, देन इसने ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं थोड़े से नॉर्मल कपड़े पहने तो इसको बोल दिया ये मिडिल क्लास का हो गया, देन फिर इसने थोड़ा ऐसे टोपी वोपी लगा के कुछ ऐसे ही बस ऐसा कुछ पहन लिया है तो ये लो क्लास का हो गया। तो कुछ इस तरीके से सोसाइटी हमको जज करती रहती। तो अब ये इनइक्वालिटीज क्या है ये अपन यहाँ पर आगे डिस्कस करने वाले हैं इन ब्रीफ, क्योंकि डिटेल्ड एनालिसिस अपन चैप्टर्स में कर चुके हैं ना। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जनरली 4 बेसिस पे थी, एस्टेट, क्लास, कास्ट एंड स्लेवरी। स्लेवरी क्या होता था, यानी कि गुलामी। क्या होता था पहले के टाइम में, कुछ लोग दूसरे कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ लोग दूसरे कुछ लोगों को खरीद लेते थे या उनको ओन कर लेते थे कि अब से ये लोग हमारी गुलामी करेंगे। ठीक है, जैसे ये 1-2 लोग हैं, इन 1-2 लोगों को इन लोगों ने खरीद लिया। इनने क्या कहा कि आज से आप हमारी गुलामी करोगे, आज से हम आपको जैसा बोलेंगे हम वैसे ही आपको करना होगा, हम आपको परचेस कर ले रहे हैं, हम आपको खरीद ले रहे हैं और आज से आप हमारे हो गए। यानी कि किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की खरीदारी करना, ठीक है, या उसको हमारा अपना गुलाम बना लेना। एक ऐसा सिस्टम, स्लेवरी का सिस्टम पहले एग्जिस्ट करता था। जनरली कहाँ पर था, रोम में, सदर्न पार्ट्स ऑफ यूएसए में, यहाँ पर हमको ये सिस्टम देखने को मिलता था। हालांकि आज के टाइम में ये सिस्टम नहीं एग्जिस्ट करता है। इसको चेंज करके कुछ नए सिस्टम्स हमने इवॉल्व अप कर दिए हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूरी, बॉन्डेड लेबर। ठीक है, देन व्हाट इज नेक्स्ट इज एस्टेट। एस्टेट यानी कि जमीन जायदाद, इनके बेसिस पर लोगों को जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जिसके पास में बहुत सारा पैसा होता था वो कुलीन वर्ग के नोबल लोग हो जाते थे, जिनके पास में जो खेती किसानी करते थे वो लोग क्या हो जाते थे, पीजेंट्स या सर्फ्स हो जाते थे। ये सिस्टम कहाँ एग्जिस्ट करता था, यूरोप में। आज के टाइम में ये सिस्टम हमको ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है। इसको एस्टेट सिस्टम को क्लास सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, एस्टेट सिस्टम को क्लास सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया है। कैसे किया ये अपन अभी आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अपना कास्ट। कास्ट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे बर्थ के टाइम पे जो स्टेटस हमको प्रोवाइड किया गया है, जो पोजीशन हमको प्रोवाइड की गई है, वो हमारी कास्ट होती है, हमारी जाति होती है। क्या फीचर्स होते हैं कास्ट के, तो देखिए, कास्ट इज एस्क्राइब्ड, आपके बर्थ के टाइम पे आपकी कास्ट डिटरमाइन कर दी जाएगी आपके, और जो आपकी कास्ट है वो आप खुद चूज नहीं करते हो। ठीक है, वो आपको आपके पेरेंट्स से, आपके एंसेस्टर से प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आप जिस कुल में आपका जन्म हुआ है वही आपकी जाति होती है। Then a person is born into the caste of one's parents, it is not a matter of choice। वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताई, and one cannot change and cannot leave it, है ना। आप अपनी कास्ट को, आप अपनी जाति को चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही आप उसे छोड़ के जा सकते हो। Then कास्ट इज एंडोगेमस, कास्ट में इंटरकास्ट मैरिजेस अलाउड नहीं है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको अपनी ही कास्ट के लड़के या लड़की से शादी करनी होगी। स्ट्रिक्ट रूल्स अबाउट फूड एंड फूड शेयरिंग, आप कैसा खाना खाओगे, किसके साथ में खाना खाओगे और क्या अपने फूड को शेयर करोगे या नहीं करोगे, ये चीज भी हमको कास्ट में बताई जाती है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट, hierarchy of rank and status। while the hierarchy position of many caste में vary from region to region। जो कास्ट होती है, कास्ट के अंदर हायरार्की होती है, रैंक प्रोवाइड की जाती है ना। अब हायरार्की कैसे,
कि हम बड़ी जाति के हैं, आप छोटी जाति के हो। हालांकि ये कैसा सिस्टम था पहले, क्या था इंडिया में, कैसा एक सिस्टम था, अपन थोड़ा सा भी ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कि अपने यहाँ होता है ना कि जो ब्राह्मण जाति के हैं वो सबसे टॉप पे होंगे, दैन जो शूद्र जाति के हैं वो सबसे लोअर उस पे स्टैंड करेंगे, लोअर स्टार्टा पे होंगे। तो कुछ इस तरीके से कास्ट के अंदर हायरार्की होती है एंड रैंक होती है। सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कास्ट इन्वॉल्व सब डिवीजन। अब कास्ट के अंदर सब कास्ट भी होती हैं और सब कास्ट के अंदर सब कास्ट भी होती हैं, ठीक है। जातियों में उपजाति वगैरह भी होती हैं। ट्रेडिशनली लिंक्ड टू ऑक्यूपेशन, पहले के टाइम में ये होता था कि आपकी जो ऑक्यूपेशन है, आप जैसा काम करते हो वो आपकी जाति को बताता था, या आप जिस जाति से हो तो आपका काम डिफाइंड था कि आप कैसा काम करोगे, ठीक है। आप किस काम में जाओगे, आपकी क्या ऑक्यूपेशन होगी, ये चीज ऑलरेडी डिफाइंड थी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे कास्ट के कि कास्ट क्या होती है एंड कास्ट कैसे होती है, कास्ट के क्या फीचर्स होते हैं। देन अब इंडिया में कास्ट का क्या रोल था, इंडिया में कास्ट कैसे थी, तो हमने देखा था कि पहले के टाइम में ऋग्वेदा या महाभारत, उसके भी बहुत बहुत पहले के टाइम में, बिल्कुल ट्रेडिशनल जब शायद स्टार्ट हुई होंगी सारी चीज़ें, उस टाइम से क्या था, कैसे डिवाइड कर दिया था कि जो टीचिंग का काम करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो वॉर में पार्टिसिपेट करेगा वो क्षत्रिय होगा, जो बिजनेस करेगा वो वैश्य होगा, एंड जो इन तीनों के अलावा काम करेगा, सर्विसेज का काम करेगा, वो शूद्र होगा। यानी कि आप जो काम करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी कास्ट प्रोवाइड की जाती थी। तो पहले के टाइम में इंडिया में क्या था, वर्ण सिस्टम था कि आप जो काम करते हो उसके हिसाब से बताया जाता था कि आपकी जाति क्या होगी। एंड वो जो था, मतलब उस टाइम पे जो ये ब्राह्मण क्षत्रिय ये सारे डिवीजन थे, ये आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं थे, ये जनरेशन टू जनरेशन नहीं आते थे। यानी कि पहले के टाइम ऐसा था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, जरूरी नहीं है, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, जरूरी नहीं है। लेकिन बाद में धीरे धीरे इन चीज़ों को क्या कर दिया गया, अपने अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस किया एंड फाइनली कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर कर दिया गया। आज के टाइम में क्या प्रेजेंट स्टेटस है, कास्ट आज भी है हमारे यहाँ पे, जनरल्स हो गए, ओबीसी हो गए, एससी हो गया, एसटी, यानी कि भले हमने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया लेकिन जो उसका सोल है वो आज भी हमारे यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज अपन ने डिटेल में वहां पे डिस्कस करी थी, ढेर सारे डायमेंशंस देखे थे कास्ट के। देन नेक्स्ट इज क्लास। अब क्लास क्या होती है, क्लास या आपका वर्ग, आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं। हमने देखा था कि सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती हैं, कोई हायर क्लास में है, कोई रिच क्लास है, कोई पुअर क्लास है, वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासेस होती हैं। लेकिन क्लासेस में एक चीज क्या होती है कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो ये आपको जन्म के टाइम पे नहीं बताया जाता। जब आपका बर्थ होता है, आप बोर्न होते हो, तब आपको नहीं बताया जाता कि आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, इसे आप अचीव करते हो, ठीक है, इसे आप अचीव करते हो, उसे कहते हैं आपकी क्लास। अब क्लास में क्या चीजें होती हैं, Now various theories define class on their own terms, some of them are। अब क्लास को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट थ्योरीज ने कैसे डिफाइन किया था, एक बार ये भी अपन शॉर्ट में देख लेते हैं। तो मार्क्स ने क्या कहा था, मार्क्स ने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में आपका क्या रिलेशन है इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास को बताया था। मैक्स वेबर ने कहा था कि आपको लाइफ कैसे चांसेस देती है उसके अकॉर्डिंग आप उस क्लास के मेंबर बन जाते हो, है ना, आपको क्या रिवॉर्ड्स मिलते हैं क्या, यानी कि आपको आपकी पूरी लाइफ टाइम में जितने भी चांसेस मिले हैं उन चांसेस का आप कैसे एडवांटेज लेते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लास डिफाइन होती है, ठीक है। जैसे सपोज आपको अपॉर्चुनिटीज मिली, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली, आपने उन अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लिया, आप ग्रो अप कर गए, तो आप शायद रिच क्लास में आ सकते हो, या आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली एंड आपको सिर्फ डिसएडवांटेजेस ही मिले तो आप मिडिल क्लास या पुअर क्लास में हो सकते हो, या शायद आप लेबर क्लास या वर्किंग क्लास के हो सकते हो। यानी कि अपॉर्चुनिटीज लाइफ चांसेस डिटरमाइन करते हैं, ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था मैक्स वेबर ने। देन फंक्शनलिस्ट थ्योरी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि कोई भी सोसाइटी क्लास लेस तो होती नहीं है, हर एक सोसाइटी में क्लासेस होती हैं, क्योंकि अगर क्लास ही नहीं होगी तो सोसाइटी रन ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। जैसे सपोज आपकी सोसाइटी में वर्कर क्लास पूरी तरीके से खत्म हो जाती, कोई भी आपके लिए वर्क करने के लिए नहीं आएगा, तो क्या आपकी लाइफ इजीली नॉर्मली चल पाएगी, नहीं चल पाएगी, क्योंकि हमको सोसाइटी में क्लास की जरूरत होती है। Social inequalities are functional for society because they provide an incentive for the most talented individuals to occupy jobs
दैट आर असेंशियल टू द ऑर्डरली मेंटेनेंस ऑफ द सोसाइटी। यानी कि वो ये कहते हैं कि जब आपको सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, जब आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो जिसके पास में दिमाग होता है वो अपने दिमाग को यूज़ कर लेता है, अपने टैलेंट को यूज़ कर लेता है एंड उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा लेता है। और कुछ इस तरीके से सोसाइटी रन करती है कि जो टैलेंटेड है वो आगे बढ़ेगा, जो टैलेंटेड नहीं है वो पीछे रह जाएगा। फिर यहाँ पे किसका रोल आ जाएगा? एजुकेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस का, जो हम अगेन चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डिफरेंट कंसेप्शंस हैं अबाउट क्लास। फीचर्स क्या होते हैं क्लास के? तो क्लास के ऊपर कोई रिलीजियस या लीगल सैंक्शन नहीं होता जैसा कास्ट में होता है। ओपन सिस्टम है, आप यहाँ पे कभी आप रिच क्लास में भी जा सकते हो, आप लोअर क्लास में भी जा सकते हो, आप मिडिल पे भी रह सकते हो, आप मिडिल क्लास से अपर मिडिल पे भी जा सकते हो, डिपेंड्स आप लाइफ चांसेस का फायदा कैसे उठाते हो। देन मेंबरशिप ऑफ क्लास इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन अचीव्ड स्टेटस। आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया है उसके बेसिस पे आप किसी क्लास के मेंबर बनते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पूरा सिस्टम ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन चलता आ रहा था, ये हमने डिस्कस कर लिया। और उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है? तो देखिए, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में कास्ट सिस्टम वर्क करता था और उसको हम आज भी देख रहे हैं। मॉडर्न सोसाइटीज़ में कास्ट सिस्टम है पर ज़्यादा फोकस किस पे है? क्लासेस के ऊपर। तो कुछ इस तरीके का स्ट्रैटिफिकेशन आज भी एग्जिस्ट करता है। देन व्हाट्स नेक्स्ट? नेक्स्ट इज स्टेटस एंड रोल इन सोसाइटी। स्टेटस एंड रोल ट्विन कॉन्सेप्ट्स होते हैं। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस आपकी पोजीशन, आप एक सोसाइटी में क्या पोजीशन होल्ड करते हो वो आपका स्टेटस बताता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर एक इंडिविजुअल है, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर है तो ये उसका स्टेटस हो जाता है, उसकी वो पोजीशन हो जाती है, दैट इज स्टेटस। ईच स्टेटस कम्स विद इट डिफाइंड राइट्स एंड ड्यूटीज। हर एक स्टेटस की अपनी अपनी राइट्स होती हैं, अपनी अपनी ड्यूटीज होती हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ मदर का जो स्टेटस है उसके साथ में ढेर सारी ड्यूटीज हैं, ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ढेर सारे राइट्स हैं। वो क्या हो जाता है? वो हो जाता है आपका स्टेटस। नाउ स्टेटस सेट क्या होता है? स्टेटस सेट यानी कि एक इंडिविजुअल को एक ही टाइम पे ढेर सारे स्टेटस प्रोवाइड किए गए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक जो एक जो वुमेन है, ठीक है, एक वर्किंग वुमेन है जस्ट सपोज, तो वो क्या है? एक तो सबसे पहले तो वो एक वुमेन है, देन उसके बाद में वो एक मदर है, ठीक है, जस्ट सपोज उसकी शादी हो चुकी है तो वो एक मदर भी है, देन वो एक वाइफ भी है, देन वो एक डॉटर इन लॉ भी है, फिर वो किसी की डॉटर भी है, देन वो वर्किंग वुमेन है तो वो अपने ऑफिस में जिस भी स्टेटस पर होल्ड करती है तो वो भी है। तो यानी कि एक ही इंडिविजुअल के एक ही टाइम पे ढेर सारे स्टेटस, दैट इज कॉल्ड स्टेटस सेट। स्टेटस सीक्वेंस, आप अपनी लाइफ में, आप अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने स्टेटस अचीव करते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप आज किसी के बेटे हो, देन आप कल को आपकी शादी हो जाएगी तो आप किसी के हस्बैंड बन जाओगे, फिर आपके बच्चे हो जाएंगे तो आप उसके लिए उसके फादर बन जाओगे, देन फिर आप ग्रैंड फादर बन जाओगे। तो ये है आप अपनी लाइफ टाइम में कितने स्टेटस अचीव करते हो, दैट इज स्टेटस सीक्वेंस। अचीव्ड स्टेटस और अस्क्राइब्ड स्टेटस क्या होते हैं? देखो, अचीव स्टेटस यानी कि एक इंडिविजुअल ने अपने एफर्ट से क्या स्टेटस अचीव किया है, वो होता है उसका अचीव्ड स्टेटस। अस्क्राइब्ड स्टेटस यानी कि आपके बर्थ के बेसिस पर आपको स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल कास्ट, आपकी क्या कास्ट है उसके अकॉर्डिंग एक आपका स्टेटस होता है, एंड दूसरा आपने क्या चीज अपने एफर्ट्स के थ्रू अचीव की है। लाइक जस्ट सपोज आप रिच क्लास के मेंबर हो जाते हो, आपका स्टेटस रिच पर्सन का हो जाता है, रिच इंडिविजुअल का हो जाता है, तो उसमें आपने क्या चीज यूज करी, उसमें आपने अपने एफर्ट्स को यूज करा, ये होता है स्टेटस। एंड व्हाट इज रोल, देखते हैं आगे, पहले स्टेटस को और देख लें। बिसाइड्स स्टेटस एंड प्रेस्टीज आर इंटरकनेक्टेड टर्म्स। अब हमने ये भी देखा था कि हर एक स्टेटस के साथ में प्रेस्टीज भी जुड़ा होता है। आपका क्या स्टेटस है उसके साथ में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी रिस्पेक्ट अटैच्ड होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर की प्रेस्टीज एक शॉपकीपर की प्रेस्टीज से ज्यादा होती है। भले ही शॉपकीपर ज्यादा अर्न करता हो, लेकिन क्योंकि वो एक डॉक्टर है तो उसकी प्रेस्टीज ज्यादा होगी। देन व्हाट इज रोल। अब रोल क्या होता है? तो रोल रिफर्स टू स्पेसिफिक फंक्शंस दैट अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म इन अ सोशल ग्रुप। आप एक सोशल ग्रुप के अंदर किस तरीके का रोल परफॉर्म करते हो, आप एक सोशल ग्रुप के अंदर या आप एक ग्रुप के अंदर, आप सोसाइटी के अंदर एज एन इंडिविजुअल आपके क्या फंक्शन हैं। एज एन इंडिविजुअल सोसाइटी के अंदर, ग्रुप के अंदर
आपके अपने क्या फंक्शंस हैं वो आपका रोल होता है। और हर एक स्टेटस के साथ में रोल अटैच्ड होता है। अगर आपके पास में एक स्टेटस है तो आप एक रोल को भी परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो सिर्फ आप नाम के डॉक्टर नहीं है, आप लोगों को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपका रोल है। तो एवरी स्टेटस होल्डर इज अ रोल परफॉर्मर। देन रोल कन्फ्लिक्ट होता है, रोल स्टीरियोटाइपिंग होता है। अब देखो रोल कन्फ्लिक्ट कब होता है, जब एक ही इंसान को ढेर सारे रोल दे दिए जाते हैं। जैसा अपन ने समझा स्टेटस सेट, एक ही इंडिविजुअल के पास में ढेर सारे स्टेटस हैं, ठीक है, एक ही इंडिविजुअल के पास में ढेर सारे स्टेटस हैं। अब क्योंकि ढेर सारे स्टेटस हैं तो ऑब्वियसली उसके पास में ढेर सारे रोल भी होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल एक वुमेन है तो सबसे पहले तो उसका अपनी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ के थोड़ा सा उसमें भी उसका रोल होगा कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूं। देन वो एक वाइफ है तो उसका अपने हस्बैंड के प्रति रोल है। देन वो एक मदर है तो अपने बच्चे को संभालना उसका रोल है। देन वो वर्किंग वुमेन है तो अपने वर्क के तरफ भी उसके रोल्स हैं। तो ये जब डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एक ही इंडिविजुअल्स को डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस के लिए परफॉर्म करने पड़ते हैं, तो ये डिफरेंट डिफरेंट रोल्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ में कन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, कॉन्ट्ररी कर जाते हैं, उसे कहते हैं रोल कन्फ्लिक्ट। एक ही इंडिविजुअल एक टाइम पे एक ही स्टेटस, एक ही रोल निभा सकता है। जब आप उसको ढेर सारे रोल दे दोगे तो वो बेचारा परेशान हो जाएगा, जगल अप हो जाएगा, ठीक है। देन व्हाट इज रोल स्टीरियोटाइपिंग, आपका क्या रोल है ये हमने डिफाइन कर दिया सोसाइटी में, वो होता है रोल स्टीरियोटाइपिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आदमी हमेशा कमाने जाएगा, रोटी कमा के लाएगा, औरत हमेशा घर को संभालेगी, ये होता है रोल स्टीरियोटाइपिंग। जल्दी जल्दी में इसलिए सारी चीजें देख रहे हैं क्योंकि डिटेल्ड स्टडी हम ऑलरेडी वीडियोस प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ जस्ट एक रिवीजन, सारी चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। Thus social roles and status are often wrongly seen as fixed and unchanging। तो देखो क्या होता है कि हर एक स्टेटस होल्डर हर एक रोल परफॉर्मर होता है, ठीक है, हर एक स्टेटस होल्डर रोल परफॉर्मर होता है और इंडिविजुअल अपने स्टेटस को चेंज करना चाहता है। जैसे आप किसी कास्ट के अकॉर्डिंग आपका कोई एक स्टेटस है तो आप कुछ टाइम बाद चाहोगे ना कि यार मैं अपने स्टेटस चेंज करना चाहता हूँ। आप मान लो मिडिल क्लास के तो आप सोचोगे मैं अपर मिडिल क्लास का मेंबर होना चाहता हूँ, तो आप अपनी क्लास कास्ट इन चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने स्टेटस को भी चेंज करते हो उसके अकॉर्डिंग। तो यानी कुछ इस तरीके से सोशल रोल्स चेंज होते रहते हैं एंड वो फिक्स्ड नहीं होते। लेकिन सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं या फिर वो इस तरीके से रोक लगाते हैं कि आप अपने स्टेटस एंड रोल को ना चेंज कर पाए, उसे कहा जाता है सोशल कंट्रोल। देयर आर सेक्शंस हु अपोज सच चेंजेस एंड thus society functions not just with roles and status but also with social control। अब जैसे देखो मान लो एक हीरो है, उस हीरो को उसका रोल समझा दिया पिक्चर का, तब क्योंकि वो हीरो है तो क्या वो रोल करने लग जाएगा, उसको पसंद आएगा रोल तो वो करेगा। अब ठीक है, अब उसको पसंद नहीं आएगा तो वो अपना दूसरा रोल करने लगेगा। वैसे ही आपकी लाइफ में भी रोल हैं, आपका स्टेटस है, आपके रोल हैं, आपको रोल नहीं पसंद आया आप नहीं करोगे तो आप क्या करोगे, आप अपने रोल को बदलना चाहोगे। लेकिन सोसाइटी में क्या होता है, पिक्चर में तो कुछ भी हो सकता है, सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में अगर आप अपने रोल को बदलना चाहते हो तो सोसाइटी में ऐसे कुछ सेक्शंस होते हैं जो इस चीज़ को अपोज करते हैं। तो यानी सोसाइटी सिर्फ आपके स्टेटस और रोल से नहीं चलती बल्कि सोशल कंट्रोल से भी चलती है। अब सोशल कंट्रोल क्या होता है ये अपन समझ लेते हैं। It refers to the various means used by a society and its institutions to prevent any deviation and punish unruly or rebellious members to maintain order। सोसाइटी के ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कुछ लोग जो सोसाइटी के अलग जा रहे हैं, बिल्कुल सोसाइटी से डेविएट हो रहे हैं, सोसाइटी के विपरीत जा रहे हैं, उन लोगों के बिहेवियर को, उन लोगों को रेगुलेट करने के लिए सोसाइटी के इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स जो सोसाइटी के अगेंस्ट में जा रहे हैं उनके बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए जब सोसाइटी आपके ऊपर कुछ मीन्स यूज करती है आपको रोकने के लिए तो उसे हम सोशल कंट्रोल कहते हैं। एंड इट हैज़ बीन अंडरस्टूड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में सोशल कंट्रोल को डिफरेंट तरीके से समझा गया है। अब कैसे समझा ये भी अपन देख लेते हैं। देखिए, फॉर अ फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव एंड फॉर अ कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ये अपन ने डिटेल में पढ़ा था, अपन यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं कि इन्होंने सोशल कंट्रोल को कैसे बताया। तो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव किसकी बात करते थे, यूज ऑफ फोर्स की बात करते थे। वो कहते थे कि फोर्स
अगर हमको किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, तो अगर हम यूज कर रहे हैं फोर्स, तो यानी हम उसके ऊपर सोशल कंट्रोल कर रहे हैं। एंड इसके पीछे कारण क्या है, हम सोसाइटी में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, यानी कि वो सोशल कंट्रोल को सही मान रहे हैं कि ठीक है, अगर आप सोशल कंट्रोल के लिए फोर्स यूज कर रहे हो तो ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप सोशल कंट्रोल के थ्रू जो डोमिनेंट सोशल क्लासेस हैं वो लेस प्रिविलेज्ड या जो क्लासेस डोमिनेट नहीं कर पाती हैं उनके ऊपर अपना रूल चला रही हैं, उनको कमांड कर रही हैं। ठीक है, यानी कि वो ये मानते हैं कि जो भी डोमिनेंट क्लासेस हैं सोसाइटी में, वो जो लेस डोमिनेंट क्लासेस हैं या जो डोमिनेट नहीं कर पाती हैं, बाकी अदर मेंबर जो हैं सोसाइटी के, उनको डोमिनेट कर रहे हैं, उनको कमांड कर रहे हैं, और आप इसे सोशल कंट्रोल कहते हैं। और अगर ऐसी चीज़ों से स्टेबिलिटी आती है, आप ये कहना चाह रहे हैं, मतलब ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कहते हैं कि ऐसे एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के ऊपर कमांड कर रहा है, और आप कहते हो कि ऐसे सोशल कंट्रोल की हमें ज़रूरत है क्योंकि इससे सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है। यानी कि सोशल कंट्रोल को दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझा गया है। कौन कौन से? फंक्शनलिस्ट एंड conflict theorist. So hence social control refers as the social process, techniques and strategies by which behaviors of individuals or a group are regulated. यानी कि फिर social control क्या होता है, यानी कि social process, techniques और strategies जिसके थ्रू इंडिविजुअल के बिहेवियर को और ग्रुप्स के बिहेवियर को रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ना सोशल कंट्रोल में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सोशल कंट्रोल क्या हो गया कि हम लॉ, स्टेट, इनके थ्रू सोशल कंट्रोल कर रहे हैं। कोडिफाइड, सिस्टमैटिक एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल। एंड इनफॉर्मल क्या हो गया आपका? अनऑफिशियल, पर्सनल एंड अनकोडिफाइड फॉर्म ऑफ कंट्रोल। ये हम किसके थ्रू करते हैं? स्माइल्स के थ्रू, बॉडी लैंग्वेज, लाफ्टर, इन सारी चीज़ों के थ्रू। ये देखो, जैसे ये लोग हंस रहे हैं, अब ये किसी, अगर ये लोग ऐसे ही किसी और को देख के हंस रहे होते तो वो इंसान यही सोचने लग जाता कि ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से कंट्रोल्ड हो जाता। ठीक है, वो अपने बिहेवियर को थोड़ा सा रेगुलेट उस अकॉर्डिंग कर देता है। ये होता है इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। देन वायलेंस के थ्रू भी सोशल कंट्रोल होता है। ये चीज़ भी हमने देखी थी कि पुलिस एंड आर्मी इंपॉर्टेंट है सोशल कंट्रोल को करने के लिए आज के मॉडर्न सोसाइटीज़ में भी। खाप पंचायत का एग्जाम्पल हमने इसमें पढ़ा था। देन कुछ टर्म्स जो सोशल कंट्रोल से एसोसिएटेड है, एक हो गया आपका सैंक्शन, एक हो गया आपका डेविएंस। सैंक्शन यानी कि हम किसी को प्रोत्साहन दे रहे हैं या फिर हम उसको पनिश कर रहे हैं उसके बिहेवियर के लिए। डेविएंस यानी कि एक ऐसा एक्शन हम ले रहे हैं आपके लिए क्योंकि आप सोसाइटी के नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स के अगेंस्ट जा रहे हो, उनके विरुद्ध जा रहे हो। ठीक है, और जो डेविएंस होता है वो एक टाइम के लिए बुरा हो सकता है लेकिन सेकंड टाइम के लिए सोसाइटी में अच्छा भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने देखा था कि कोई वुमेन है जो पहले अगर बोलती कि मुझे एस्ट्रोनॉट बन रहे हैं तो उसकी बात कोई नहीं मानता, लेकिन अगर मान लीजिए एक टाइम के बाद में वो ऐसा बोलती है कि मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, तो आज के टाइम में इस चीज़ को प्रेस किया जाएगा। पहले के टाइम में ऐसा माना जाता है कि आप सोसाइटी के विरुद्ध जा रहे हो, आज के टाइम में इस चीज़ को प्रेस किया जाता है। तो ये सैंक्शन एंड डेविएंस होता है। ये चीज़ भी अपन ने डिटेल में स्टडी कर ली थी प्रीवियस चैप्टर्स में। देन व्हाट इज द नीड ऑफ सोशल कंट्रोल? तो क्यों ज़रूरी है? तो सबसे पहले तो सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए सोशल कंट्रोल इज एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी। हम सोसाइटी में रहते हैं, अब सोसाइटी में सब अगर अपनी मर्जी के मालिक हो जाएंगे तो सोसाइटी कैसे एग्जिस्ट करेगी? ठीक है, यहाँ तो कन्फ्लिक्ट होने लग जाएंगे, सब आपस में लड़ने भिड़ने लग जाएंगे। तो ये चीज़ अगर हम नहीं चाहते हैं तो हमको सोशल कंट्रोल ज़रूरी है। सोशल कंट्रोल हमको चाहिए सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनाने के लिए, सोसाइटी में स्थिरता बनाने के लिए। देन देयर इज सो मच डिफरेंस। अब देखो, डिफरेंट काइंड के लोग रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनकी अपनी डिफरेंट लाइकिंग्स हैं, डिसलाइकिंग्स हैं। अब वो जैसे मैंने आपको एक कहावत बताई थी कि 4 बर्तन एक ही जगह रहेंगे तो खटखटाएंगे, तो वैसे ही इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसीलिए सोशल कंट्रोल ज़रूरी है। एंड सोशल कंट्रोल के थ्रू हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। और जब वो ये सोच के अपना बिहेवियर, मतलब ये सोच के इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बिहेव करेंगे कि हमारा बिहेवियर शायद किसी और को हर्ट कर सकता है या किसी और के लिए परेशानी का कारण हो सकता है, तो फिर वो क्या करेंगे? उस अकॉर्डिंग अपना बिहेवियर चेंज कर लेंगे और कुछ इस तरीके से लोगों के बीच में कॉन्टैक्ट होगा एंड देन कोऑपरेशन होगा, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये हमने देखा कि सोशल कंट्रोल क्या होता है, उसकी नीड क्या थी,
एंड कितने टाइप्स का सोशल कंट्रोल होता है। तो फाइनली पूरा चैप्टर 2 हमने कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी कर लिया एंड सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस भी कर ली, क्वेश्चन आंसर सब कुछ कर लिए। अब आप भी एक बार उसको बुक में रिवाइज करिए एंड देन फिर आप ये रिवीजन का वीडियोस देख के आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रीड, रिवाइज एंड ऑब्जर्व करिए। ठीक है, आई होप चैप्टर 2 आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। देन अब हम ये भी देख लेते हैं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट कैसे एक्सेस करनी है। बड़ा ही इजी सा काम है, आपको जस्ट गूगल पे एंटर करना है magnetbrains.com। देन आप उसको एंटर करेंगे तो आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के। ठीक है, जब आप इसको एक्सप्लोर करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको किंडरगार्टन से 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें आपको जिस भी क्लास का जो भी लेक्चर देखना है आप उस पर क्लिक करिए, आपके सामने कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। जैसे सपोज आपको क्लास 11th का देखना है तो आपके सामने क्लास 11th के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। एंड सपोज अब आपको देखना है कि क्लास 11th का सोशियोलॉजी का लेक्चर, तो आप क्लास 11 सोशियोलॉजी पर क्लिक करिए एंड देन उसके बाद में आपके सामने क्लास 11 सोशियोलॉजी के सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चैप्टर वाइज वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसमें आपको जो भी वीडियो देखना है, जिस भी चैप्टर को देखना है, आपको जो भी वीडियो समझना है, आप जस्ट उस चैप्टर पर क्लिक करिए। देन उस चैप्टर के अंदर के जितने भी सब वीडियोस हैं वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, अब जस्ट सपोज आपको चैप्टर 1 में व्हाट इज सोशियोलॉजी पढ़ना है, आपने उस पर क्लिक किया, ये वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको ये वीडियो नहीं देखना है, इसके बाद वाला देखना है, नेक्स्ट वीडियो करिए, कोई सा भी नहीं, बिल्कुल अलग ही कोई चैप्टर पढ़ना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, दूसरे उस पर चले जाइए एंड इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस प्रोवाइड कराता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अब आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।